हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका जीएस लॉजिकल पे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे यूपीएससी का प्रीलिम्स हो, चाहे यूपीएससी का मेंस हो, चाहे किसी भी स्टेट के पीसीएस का प्री हो, मेंस हो, एसएससी, डिफेंस, रेलवे, बैंकिंग, जुडिशरी, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं उन सब के लिए जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है उसको यहाँ पे कवर किया जाता है। जो कॉन्सेप्चुअल करंट अफेयर है यूपीएससी के लिहाज से वो भी हम लोग कवर करते हैं, और बाकी जो आपका वन लाइनर करंट अफेयर होता है, अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, इस लिहाज से हम उसको भी कवर करते हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं यूपीएससी के लिए वो सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको पहले भी ये चीजें बता चुका हूं। उसी सिलसिले में आज ये 24 और 25 जून का वीडियो आपके सामने है। कल आपका वीडियो नहीं आया था तो आज ये क्लब किया हुआ वीडियो है, यानी कि 2 दिन का करंट अफेयर एक ही वीडियो में हम लोग करेंगे। तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है आज का वीडियो, ठीक है। चलिए भाई, अच्छा, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि जो हम लोग एमसीक्यूज का पुराना पैटर्न फॉलो कर रहे थे, यानी कि जो हम सारे के सारे न्यूज आइटम्स के पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स थे उनके पहले एक एमसीक्यू करते थे, उस न्यूज से जुड़ा हुआ, फिर हम उस न्यूज को पढ़ते थे। तो बहुत लोगों ने उस पैटर्न पे वापस जाने की डिमांड करी थी, तो हम लोग वापस से उसी पैटर्न पे आज आ गए हैं। अब से हम लोग लास्ट में एमसीक्यूज करने की बजाय हम लोग क्या करेंगे, न्यूज आइटम्स के साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए एमसीक्यूज करेंगे, फिर उस न्यूज को पढ़ेंगे, ठीक है। आने वाले टाइम पे आपके वेरियस जो एग्जाम्स हैं उनके पीवाईक्यूज जो करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, वो हम लोग लास्ट में इंक्लूड करने का ट्राई करेंगे। फिलहाल आइए, हम लोग जो लास्ट वीडियो था हमारा 23 ऑफ द जून का, उसमें जो हमने एमसीक्यूज पूछे तो उसका आंसर देख लेते हैं। पहला था जीएसटी के बारे में कि जीएसटी जो है 121वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के थ्रू लाया गया था। तो 121वां नहीं, वो 122वां था। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। 101 आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था वो, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन था, तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे ओलंपिक्स को लेकर के बात हुई थी कि भैया कब कहां पे कौन सा हुआ था, तो 2022 वाला आपका चाइना में हुआ था, 24 वाला होना फ्रांस में है, तो ये आपका इंटरचेंज कर दिया गया है। 26 वाला आपका इटली है, ठीक है, बट 28 वाला आपका स्पेन की जगह आपका क्या है, ये आपका लॉस एंजलिस है। तो खाली एक पेयर करेक्टली मैच्ड है, जो कि ये आपका थर्ड वाला, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ठीक है। चलिए, आइबेरियन पेनिनसुला कहां पे, आपको बहुत ही अच्छे से मैंने मैप पे दिखाया था, लोकेट करवाया था। ये आपकी यूरोप में पड़ती है, मेडिटेरेनियन सी के पास, ठीक है। चलिए, रिसेंटली सुबोध कुमार सिंह, इनको एनटीए की चीफ से हटा दिया गया था। फिलहाल के लिए टेम्परेरी चीफ किसको बनाया गया है, प्रदीप सिंह करोला को बनाया गया है फिलहाल के लिए टेम्परेरी। बाद में जो है इनको हटा करके एक परमानेंट चीफ एनटीए का अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। 2036 तक हॉकी इंडिया को कौन सा स्टेट स्पॉन्सर करने वाला है, तो उड़ीसा स्पॉन्सर करने वाला है। ये सब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, ठीक है। अब आज के अगर हम करंट अफेयर से शुरू करें, आज के इंपॉर्टेंट डेज के साथ दोस्तों शुरू करें। 24 जून को आपका कोई भी खास इंपॉर्टेंट डे नहीं था जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो। अब किसी अलग कंट्री में कोई और डे मनाया जा रहा है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि अमेरिका कब रोज डे मना रहा है या कहां पे कब चॉकलेट डे हो रहा है। तो ये सब कहीं पे फेरी टेल डे हो रहा है, तो ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी के लिहाज से या बाकी जो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होती है उस हिसाब से जो इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स हैं वो हम लोग कवर करते हैं, उसमें आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आज 25 जून को 2 इंपॉर्टेंट डे हम लोग मना रहे हैं। पहला है आपका डे ऑफ द वर्ल्ड या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ द सी फेयर, ठीक है, 25 जून को। जो लोग भैया ये सब नाव वगैरह पे, शिप वगैरह पे काम करते हैं, ऑन बोर्ड रहते हैं, जो इस तरीके की जॉब करते हैं, उनको हम सी फेयर बोलते हैं, हिंदी में उनको हम नाविक बोलते हैं। आपको पता होगा बड़ी बड़ी शिप्स पे जो कमर्शियल पर्पस के लिए या फिर पैसेंजर पर्पस के लिए आती जाती हैं, तो उस पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उनसे ही जुड़ा हुआ ये दिन है जो हम मनाते हैं आज की डेट में। थीम क्या है इस बार की, सेफ्टी टिप्स एट द सी, ठीक है। सेफ्टी टिप्स एट द सी एम्स टू प्रमोट अवेयरनेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस अमंग सी फेयरर्स एंश्योरिंग देयर वेलबींग एंड द सिक्योरिटी ऑफ मैरीटाइम ऑपरेशंस। तो जाहिर सी बात है, समुद्र एक बहुत ही ज्यादा मायनों में देखा जाए तो अनडिस्कवर्ड टेरिटरी है। कब वहां पे कैसे क्या होने लग जाए आपको आइडिया नहीं होता है उस चीज का। इस वजह से जो सी फेयरर्स हैं, जो समुद्र में काम कर रहे हैं लगातार, उनकी सेफ्टी इंश्योर करना बहुत जरूरी है। वही इस बार की थीम जो है क्या कर रही है, आपकी एक तरीके से मैसेज दे रही है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अगला आज कौन सा दिन मना रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो है आपका वर्ल्ड विटिलागो डे या फिर वर्ल्ड विटिलिगो डे, जो भी आप इसको प्रोनाउंस कर लें, अलग अलग जगह पे आपको इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन देखने को मिलेगा। ये आपका 2024 का बनाया गया है आज 25 जून को, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होता है, ये जो आपके सफेद दाग वाली बीमारी होती है ना, बीमारी इसको नहीं बोलते हम, डिसऑर्डर बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। आपके कुछ एक तरीके के पिगमेंट वगैरह होते हैं जो कम हो जाते हैं, तो आपकी स्किन कई जगहों से व्हाइटिश होने लग जाती है, तो उसी को हम विटिलिगो बोलते हैं। तो ये आपके माइकल जैक्सन जो थे, जो बहुत ही फेमस स्टार रहे हैं, डांसर रहे हैं, उनको ये बीमारी थी, और उन्हीं की डेथ एनिवर्सरी के दिन पे, ठीक है, उन्हीं की डेथ एनिवर्सरी के दिन पे हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। इस बार की थीम क्या है दोस्तों, यूनाइटेड बाय द स्किन। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये देखेंगे पूरे शरीर पे वो व्हाइट व्हाइट से स्पॉट जो होते हैं वो है यहाँ पे। विटिलिगो इज अ क्रॉनिक लॉन्ग लास्टिंग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर
that causes patches of skin to lose pigment or color. This happens when melanocytes, skin cells that make pigment, are attacked and destroyed, causing the skin to turn a milky white color. ठीक है, अब यहाँ पे ऑटोइम्यून डिजीज लिखा हुआ, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे अगेंस्ट ही जब काम करने लग जाता है तब ऐसा डिसऑर्डर होता है। ठीक है, अब हमारी बॉडी में क्या होते हैं, आपके एक सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेलेनोसाइट्स, जो क्या करते हैं, स्किन पिगमेंट बनाते हैं। बट हमारी बॉडी जो हमारे अगेंस्ट ही काम करती है और मेलेनोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, तो हमारी बॉडी ऐसी होने लगती है। बात समझ में आ गई? 1 से 2% पॉपुलेशन दुनिया की जो है वो इस डिसऑर्डर से ग्रसित है। 25 जून 2011 को हमने मनाना शुरू किया है, 12 साल पहले, 13 साल पहले आज के। ठीक है, इसी दिन माइकल जैक्सन जी की डेथ हुई थी। बात समझ में आ गई है? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब हम आ गए अपने पुराने फॉर्मेट के ऊपर। पहली न्यूज और पहला क्वेश्चन आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पीएलआई स्कीम। पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इट वॉज लॉन्च्ड इन मार्च 2021 टू प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, करेंटली इंसेंटिव्स आर प्रोवाइडेड इन द की 14 सेक्टर्स। 14 प्राइम सेक्टर्स में सब इंसेंटिव प्रोवाइड किया जा रहा है। कौन सा स्टेटमेंट सही आपको बताना है, पहला, दूसरा, दोनों या कोई भी नहीं। तो बेसिकली आपका कल वाले द हिंदू में आपका ये आर्टिकल आया था, इंडस्ट्री सीक्स रीथिंक ऑन चाइनीज एफडीआई कट्स एंड हाई इंपोर्ट टैरिफ्स। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि हमारे देश में जो है एक बहुत ही राष्ट्रवाद की भावना है कहीं ना कहीं, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम करता है। तो फिर चाहे हमारा इकोनॉमिक लॉस बहुत बड़े पैमाने पे क्यों ना हो जाए, हम उसके साथ ट्रेड करना, डील करना पसंद नहीं करते हैं। अब हम नहीं पसंद करते हैं तो हमारी पॉलिटिशियंस की मजबूरी, हमारी सरकारों की मजबूरी है कि वो भी ऐसा ना करें, क्योंकि वो लोग एक लोकतंत्र में सरकार चला रहे हैं, और अगर वो कोई ऐसा काम करेंगे जो जनता की भावना के खिलाफ है, तो अगले चुनाव में जनता उनके खिलाफ वोट कर देगी। तो सरकारें भी ऐसा काम कर नहीं पाती हैं। अच्छा, तो इस सिलसिले में हुआ क्या कि हमने चाइना के से आने वाले एफडीआई के ऊपर बैन लगा रखा है कि भैया चाइना से हमारा एफडीआई नहीं आएगा। और सिर्फ चाइना से ही नहीं, जो भी हमारे साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं कंट्रीज, उनसे हमारा एफडीआई नहीं आएगा। वो हमने अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए कह रखा है। दूसरी चीज, जो हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाते हैं, उसके बहुत सारे वाइटल कंपोनेंट्स हमारे चाइना से आते थे। हमने उनके इंपोर्ट पे भी क्या किया, टैरिफ इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई टेलीविजन इंडिया में बना रहा है, बट उस टेलीविजन के लिए कोई एक एलिमेंट उसको चाइना से मंगाना है। अभी तक वो टेलीविजन 1,000 रुपए का बेच रहा था, ठीक है, और उसको वो सामान जो चाइना से आ रहा था वो 100 रुपए का सामान मंगा करके इसमें लगा रहा था। 800 का टीवी तैयार हो रहा था और बेच रहा था वो 1,000 रुपए का, तो उसको 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। अब हमने क्या किया, 100 रुपए के ऊपर 200% टैक्स लगा दिया। अब हमने कहा कि जो 100 रुपए का आपका आ रहा था सामान, वो अब आपको 300 रुपए का मिलेगा। तो भैया जो पहले कॉस्ट बेचारे की 800 रुपए थी, वो अब 1100 रुपए हो गई। तो यानी जाहिर सी बात है, अगर उसको अपना प्रॉफिट मेंटेन रखना है तो 1,000 वाला सामान उसको अब 1,300 रुपए में बेचना पड़ेगा कहीं ना कहीं, 1,300 में बेचना पड़ेगा कहीं ना कहीं। बात समझ में आ गई है आपकी? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कॉस्ट आपकी 1,100 नहीं 1,000 हुई है, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक मेहनत गड़बड़ हो गई। यहाँ पे कॉस्ट आपकी 1,000 हुई तो आपको 1,200 में बेचनी पड़ेगी। खैर ये हमारा मुद्दा नहीं है, यहाँ पे मुद्दा क्या, बात समझिए। तो क्या होगा कि वो गुड्स जो पहले 1,000 रुपए का बिक रहा था हमारे मार्केट में, वो अब किसी एक रॉ मटेरियल के ऊपर टैक्स बढ़ने की वजह से, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की वजह से हमारा महंगा होकर 1,200 का बिक रहा है। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर ऐसा फिर हो ही क्यों रहा है, जब ये इतना क्लियर है कि सबको दिखाई पड़ रहा है, तो सरकार ऐसा कर क्यों रही है? क्योंकि सरकार चाइना से बहुत सारे फ्रंट पे फाइट कर रही है, ठीक है। तो चाइना को कई तरीके से जवाब देने के लिए, ऐसा नहीं कि हम चाइना से इंपोर्ट करें तो खाली हमारी जरूरत है, चाइना भी तो हमको एक्सपोर्ट कर रहा है ना। और इतना तो आप सभी को पता होगा कि एक्सपोर्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। आप जितना एक्सपोर्ट करोगे आपकी कंट्री उतना ही अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमने चाइना से इंपोर्ट होने वाले गुड्स के ऊपर एक तरीके से बैन लगाया, ताकि जो एक तरीके से जो टैरिफ हम उनके ऊपर लगा रहे थे, हम उनको युद्ध क्षेत्र में अगर उनको हम चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम उनको इकोनॉमिक फील्ड में कहीं ना कहीं एक तरीके से घेरने का काम करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे किया गया बेसिकली। अब इस वजह से हमारे यहाँ के जो लोकल गुड्स है वो अनकॉम्पिटेटिव हो गए हैं, यानी कि अब हम जो गुड्स बना रहे थे पहले 1,000 का, अब वो बिक रहा है 1,200 रुपए का। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। इसी सिलसिले में एक रिपोर्ट आई है, डेवलपिंग इंडिया एज द मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सब असेंबलीज। अब ये किसने दी है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, CII जिसको हम बोलते हैं, जो इंडियन इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों का, बड़ी बड़ी कंपनीज का एक समूह है, उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है, डेवलपिंग इंडिया एज द मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सब असेंबलीज, ठीक है। अब इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है, इसमें बताया गया है कि भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्रिटिकल एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि भाई हमारी असेंबली इंडस्ट्री जो है, हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की। हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल अलग अलग देशों से मंगा करके उसको असेंबल कर देते हैं दोस्तों। क्या कर देते हैं? असेंबल कर देते हैं। यानी कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो असेंबली ओरिएंटेड है,
है ना, असेंबली ओरिएंटेड है, ना कि वो मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड है। अगर मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड होती तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। दिक्कत की बात इसीलिए क्योंकि हम असेंबली ओरिएंटेड हैं। अब हम हमको महंगा पड़ रहा है, ये इंडस्ट्री वाले कह रहे हैं, तो गवर्नमेंट से इन्होंने अपील करी है कि सर आप थोड़ा सा जो है इसको कम करिए, जो आपने इतना टैक्स लगा रखा है, इतनी चीजें लगा रखी हैं, इतने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, एक तो आप पैसा नहीं आने दे रहे हो। चाइना से बहुत लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते थे बट आपने बैन कर दिया, तो वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में पैसे की कमी हो गई, पहली बात तो। दूसरा, जो हम रॉ मटेरियल वहां से ले रहे थे या हम कुछ पार्ट्स वहां से ले रहे थे, उस पर आपने टैक्स इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि हमारे गुड्स महंगे बिक रहे हैं अब, है ना। तो ये दोनों चीजें हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं दिक्कत दे रही हैं। और वहीं जो पैरेलल हमारी कंपटीशन वाली इकोनॉमीज है, जैसे कि वियतनाम, जैसे कि चाइना, वो ज्यादा बेहतर हमसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में परफॉर्म कर रहे हैं और उनका सामान ज्यादा दुनिया में बिक रहा है एज कंपेयर टू हमारा सामान। ठीक है, तो अपील क्या करी गई कि पहली बात तो एफडीआई पे आप अलाउ कर दीजिए चाइना से, और दूसरा जो आप हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं इसको आप अलाउ कर दीजिए। ये सारी बातें हैं यहाँ पे। अच्छा, अब ये सरकार ने किया क्यों था? क्योंकि हम लेकर के आए थे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। हमने एक तरफ चाइना के ऊपर बैन भी लगाया और हमने फिर दूसरी तरफ ये भी कहा कि अगर आप खुद से अपने यहाँ पे वही चीजें बना रहे हो तो आपको हम इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए जो सामान आप चाइना से 100 रुपए का मंगा रहे थे, वो आप खुद से बनाइए। हो सकता है आपका 200-300 रुपए का बने, तो उसमें हम क्या करेंगे, 50-60 रुपए आपको हम अपनी तरफ से दे देंगे, हम यानी कि गवर्नमेंट। तो क्या करोगे, जब आप उसको यहाँ पे प्रोड्यूस करोगे तो हम थोड़ा इंसेंटिव दे देंगे, थोड़ा आप करो, ऐसे मिलजुल के हम चाइना को एक तरीके से पीछे कर देंगे। लेकिन आप एक बात मान के बैठिए कि जो बिजनेस इंडस्ट्री होती है, जो बिजनेस कम्युनिटी होती है, उसमें सबसे बड़ी चीज अगर कोई होती है तो वो होती है कॉस्ट, वो होती है पैसा। ठीक है, अगर हमारा इतना पैसा बच रहा है चाइना से इंपोर्ट करके, तो बिजनेस कम्युनिटी क्यों ही वो 50 रुपए का एक्स्ट्रा एफर्ट उठाएगी अपना घाटा उठाने के लिए। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो यहां पे दिक्कत आकर के फंस रही है पूरी तरीके से। चलिए, अब यहाँ पे देखिए कुछ बातें और भी लिखी हुई कि हमने कितना क्या टैक्स लगा रखा है। ये सारी बातें भी आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम जो टोटल हम 118 आइटम मंगाते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ठीक है, 118 के आसपास हम आइटम्स इंपोर्ट करते हैं, कंपोनेंट्स मंगाते हैं जो हमें इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए चाहिए होते हैं। उसमें से 42% के आसपास, ठीक है, 42% के आसपास, 47% के आसपास जो है आपका उस पर कोई टैक्स नहीं होता है, जीरो टैरिफ से वो इंडिया में आ जाते हैं। लेकिन 52% के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स लगता है, और वो टैक्स आपका 0 से लेकर के 27.5 तक होता है ना, 0 से लेकर के 27.5 तक, जिसमें ज्यादातर जो गुड्स हैं वो 15 से लेकर के 27.5 वाली रेंज में है ना। तो इतना आपके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है। अब यहाँ तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था 100 रुपए का, 100 रुपए का आइटम थोड़ी ना आता है, वो आएगा हजारों रुपए का, 10,000 20,000 का, उस पर आप 50% 27% टैक्स लगा दोगे तो कितना ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं। ये वाली बात है ना। तो ये सारी चीजें उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होंगी कि दिक्कत क्या है। ठीक है, आपको मैं आसान भाषा में फिर से एक बार बहुत छोटे से समरी में बता देता हूं। हम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो हमारी है वो असेंबली ओरिएंटेड है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड। कहने का मतलब ये है कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाते हैं वो वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से चीजें मंगा करके उसको असेंबल करके बनाते हैं, ना कि अपने खुद से मैन्युफैक्चर करते हैं। अब हम ज्यादातर चीजें अपनी चाइना से इंपोर्ट करते थे, गवर्नमेंट ने क्या किया, चाइना से इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए ताकि हमको डिमोट किया जाए, हमको डिमोटिवेट किया जाए कि हम चाइना से ना मंगाएं वो चीजें, और चाइना से एफडीआई पे भी रोक लगा दी। ये दो दिक्कतें हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू कर रहे हैं, जहां पे अगर वही सारा सामान आप अपने घर के अंदर बनाओगे उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, तो आपको हम इतना इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं उतनी ज्यादा सक्सेस होती दिखाई नहीं पड़ रही है। ये सारी दिक्कत की बातें हैं। तो गवर्नमेंट ने अब अर्ज किया, या फिर गवर्नमेंट से अर्ज किया बिजनेस इंडस्ट्री ने, बिजनेस कम्युनिटी ने, कि भैया आप ऐसा करिए कि इन सब चीजों के ऊपर जो आप टैक्स लगा रहे हो इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, और चाइना से एफडीआई को भी अलाउ कर दीजिए। इतनी बात क्लियर हो गई है? ये आपका यहाँ पे पूरा मुद्दा है। चलिए, अब हम देखेंगे पीएलआई स्कीम के बारे में। अब ये पीएलआई स्कीम आपकी वही जो मैंने मोटिव बताया वही है, हायर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। जो दोस्तों अभी तक हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हम सब्सटीट्यूट करके खुद के यहाँ पैदा करें, और जब खुद के यहाँ पैदा करेंगे तो यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी तो देनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं कि अपने घर में सब बैठ के बना लोगे, आप लोगों को एम्प्लॉय भी करोगे। लॉन्च कब हुई है दोस्तों? मार्च 2020 में। शुरुआत में ये खाली 3 इंडस्ट्री को टारगेट कर रही थी, मोबाइल एंड अलाइड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि मोबाइल और उससे जुड़े हुए जो सामान होते हैं, दूसरा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा मेडिकल डिवाइसेस। लेकिन आज की डेट में 14 की एरियाज में हम जो है एक तरीके से इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हैं। इनके नाम आप यहाँ पे 1 सेकंड के लिए स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, अब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर इंडियन कंपनीज ही ऐसा करें तो उनको इंसेंटिव मिलेगा, कोई फॉरेन कंपनी भी आकर के अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही है तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट यूपीएससी वाले स्टेटमेंट है ये। अंडर द पीएलआई स्कीम डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज रिसीव फाइनेंशियल अवार्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया बेस्ड ऑन अ परसेंटेज ऑफ देयर रेवेन्यू अप टू 5 ईयर्स। बात समझ में आ गई है? अच्छा, ये तो सारी अच्छी अच्छी बातें हो गई। कंसर्न्स क्या है? पहली बात तो जब आप कोई चीज के प्रोडक्शन पे सब्सिडी दे रहे हो तो कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीओ के आपके नॉर्म्स का वायलेशन कर रहे हो।
यानी कि आप सीधा फायदा पहुंचा रहे हो ना भाई। चाइना में वही सामान जो है बिजनेसमैन 100 रुपए का बना रहा है, इंडिया में भी 100 रुपए का बनता है, लेकिन हमने क्या किया, सरकार ने हमारे 5 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए जो लोगों को, बनाने वालों को, तो हमारे यहाँ वो 95 में बन जा रहा है। तो जो ये लोग 105 का बेच रहे हैं, हम लोग 100 का बेच सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ट्रेड डिस्टॉर्ट हो जाएगा, है ना, डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स का वायलेशन हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये कंसर्न है। दूसरा है कि आपको इंसेंटिव लेने के लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंट, बहुत सारा पेपर फाइलिंग करना पड़ता है, जिससे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, आपका यानी कि बिजनेस कंपनीज का कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है और डिले हो जाता है। फिर असेंबली वर्सेस वैल्यू एडिशन, भाई जाहिर सी बात है, जब तक आप असेंबली ओरिएंटेड रहोगे तब तक आप चाइना को कॉम्पीट नहीं कर पाओगे। तो आप जो इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हो, आप ये भी तो देखो कि आप असेंबली पे प्रोवाइड कर रहे हो कि वैल्यू एडिशन पे प्रोवाइड कर रहे हो। आप अगर स्कीम रखनी है तो आप ऐसी स्कीम बनाइए कि हाँ, अगर आप इंडिया में ही प्रोड्यूस करो, मैन्युफैक्चर करो, तब आपको इंसेंटिव मिलेगा, ना कि आप असेंबली कर रहे हो इंडिया में तो मिलेगा, है ना। ऐसा जब आप करोगे तब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हम इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। उसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ लो वैल्यू गुड्स, भाई जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ कोई बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं। सेमीकंडक्टर का बहुत छोटा मोटा हमारे यहाँ पे एक तरीके से इंडस्ट्री है, मतलब इतनी भी छोटी मोटी नहीं है, बट कंपेयर टू चाइना, कंपेयर टू जापान, कंपेयर टू यूएसए, कहीं स्टैंड नहीं करती हमारी इंडस्ट्री। हमारे यहाँ लो वैल्यू जो गुड्स होते हैं, जहाँ पे लो एंड गुड्स जिसको हम बोलते हैं, उसका प्रोडक्शन ज्यादा है। इससे क्या होगा कि इससे आप बल्क बढ़ा लोगे कि आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन उससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट कितना हो रहा है। ये वही बात हो गई ना कि आप 1-1 रुपए का सामान बना रहे हो और आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, अगला 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है बट वो 1 यूनिट ही 1000 रुपए की प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो आप कैसे कॉम्पीट करोगे फिर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आप सीधे इंसेंटिव देने की बजाय अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाओ, आप यानी कि सरकार, क्यों, क्योंकि भाई मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको रिसर्च की जरूरत होती है, आपको डेवलपमेंट करने की जरूरत होती है अपनी टेक्निक्स में। ऐसे थोड़ी ना बैठ के बनाने लग जाओगे, आप हर चीज के ऊपर पहले रिसर्च करते हो ना, कोई भी चीज आगे परस्यू करने के लिए। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाने की जरूरत है। इंप्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन इशूज, क्योंकि भाई बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है। अब भाई प्रोडक्शन किसी और मिनिस्ट्री के अंडर में आ रहा है, उसकी असेंबली किसी और मिनिस्ट्री के अंडर में आ रही है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के इशूज भी आ रहे हैं। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है, सिंपल सी बात है, मार्केट के इंपैक्ट का असेसमेंट करिए कि जो आप इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हो उससे मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। क्या ये एक प्राइस वॉर शुरू कर रहा है, क्या ये एक ट्रेड वॉर शुरू कर रहा है, उसको इंश्योर करिए कि ऐसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करिए ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन कम हो जाए कंपनीज के ऊपर। वैल्यू एडिशन पे ध्यान दीजिए, ना कि असेंबली पे। सारे स्टेक होल्डर से आप बात करिए, जैसे कि आपका आजकल की डेट में प्रोडक्शन किसी भी चीज का हो तो वो पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। प्रोडक्शन के लिए हमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने की जरूरत है, फैक्ट्रीज लगाने की जरूरत है। वो कहां पे लगेंगी, लैंड पे लगेंगी, लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा, लेबर्स के राइट इंश्योर करने पड़ेंगे। तो इन सारे स्टेक होल्डर से आप डील करिए। पहली बात तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाइए और एक डेडिकेटेड फंड बनाइए। ये सारा आपका इससे जुड़ा हुआ वे फॉरवर्ड है दोस्तों, ठीक है। तो अगर अब हम क्वेश्चन को देखेंगे अपने, तो यहाँ पे आप इजीली आंसर कर लोगे कि पहला स्टेटमेंट गलत है, 2020 में लॉन्च किया गया ना कि 21 में, और करेंटली 14 की सेक्टर्स में इंप्लीमेंट हो रहा है। आई होप बात यहां तक क्लियर है पीएलआई स्कीम के बारे में, ठीक है। पीएलआई स्कीम तो बहाना था जो चाइना से इंपोर्ट, मतलब एक तरीके से जो रॉ मटेरियल का, ये गुड्स का हो रहा है, उसके ऊपर से टैक्स कम करने की बात की गई है इंडस्ट्री की तरफ से। खैर चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे तीस्ता रिवर के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं दोस्तों। इट ओरिजिनेट्स इन द हिमालयस नियर चुंगथांग, तिब्बत, ठीक है। तिब्बत में चुंगथांग के आसपास से जो है ये ओरिजिनेट होती है। ये बांग्लादेश में जाकर के पद्मा रिवर को ज्वाइन कर लेती है। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश की प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना यहाँ पे आई हुई थी, नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि हम दोनों लोग बैठ करके तीस्ता वाटर की शेयरिंग के ऊपर काम करेंगे। अब इसमें बंगाल ने सवाल रेस किए कि भैया अगर ऐसा कुछ होगा तो हम भी बैठेंगे बात करने के लिए, क्योंकि भाई तीस्ता होके तो बंगाल से जा रही है, उसका बेनिफिट तो बंगाल को मिल रहा है, तो क्यों ना बैठे। ये ममता बनर्जी जी का कहीं ना कहीं आउटलुक है। तो अब पहले हम तीस्ता का मैप देख लेते हैं। ये दोस्तों हिमालय से नहीं, हिमालय से निकलती है लेकिन तिब्बत से नहीं निकलती है, ये देखिए सिक्किम से निकलती है, और सिक्किम वेस्ट बंगाल होते हुए कहां चली जाती है, सीधे सीधे बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश चली जाती है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, ये रही तीस्ता आपकी सिक्किम से निकली, वेस्ट बंगाल से वही, ये ब्रह्मपुत्रा आ रही है, ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन कर रही है ये। तो क्या हम ब्रह्मपुत्रा को ही पद्मा बोलते हैं? जी नहीं, हम पद्मा बोलते हैं गंगा को। गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तो उसको पद्मा के नाम से जानते हैं, और ब्रह्मपुत्र को हम जमुना के नाम से जानते हैं। तो तीस्ता किसको ज्वाइन कर रही है दोस्तों? ये जमुना को ज्वाइन कर रही है। तो यहाँ पे आपके दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, नीदर वन नॉर टू इज करेक्ट। ये बांग्ला, यहाँ पे पद्मा नहीं, यहाँ पे जमुना होगा, और यहाँ पे सब सही है, तिब्बत नहीं, यहाँ पे सिक्किम होगा बस, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। अब हम तीस्ता रिवर के बारे में थोड़ी बहुत बातें देख लेते हैं, बेसिक सी। ये एक मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपको दिख ही रहा है, दाहिने हाथ से आ रही है ना, राइट हैंड से आ रही है जो ब्रह्मपुत्र के, तो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हो गई आपकी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई, ठीक है। ये हिमालय में ओरिजिनेट होती है चुंगथांग सिक्किम से, और वेस्ट बंगाल बांग्लादेश ये इसका रूट रहता है पूरा।
अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहले ये पद्मा रिवर में जाके मिलती थी, जो कि गंगा को एक तरीके से हम बोलते हैं, लेकिन 1787 के आसपास आते थे क्या कि इसने अपना चैनल ही चेंज कर लिया, इसने अपनी रूट चेंज कर लिया, जाकर के जमुना से मिलने लग गई अपना। ठीक है, ये सारी दिक्कत की बात है। द मेजर पोर्शन ऑफ रिवर बेसिन लाइज इन इंडिया एंड 17% ऑफ इट इज इन बांग्लादेश। भाई 83% के आसपास इसका जो बेसिन एरिया है वो इंडिया में है, 17% के आसपास आपका बांग्लादेश में है। ये ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है, फिर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। दो इसके ऊपर बड़े बड़े बैराज बने हुए हैं, एक वेस्ट बंगाल में है, आपका गजोल दोबा, और एक आपका दुआनी बांग्लादेश में है। इसकी ट्रिब्यूटरीज अगर आप देख लें लेफ्ट बैंक की, यूपीएससी सीधे तौर पे पूछेगा, लाचुंगछू, चाकुंगछू, दिक्छू, रानी खोला एंड रंगपो, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, या फिर जेमू छू, रंग्योंग छू, या फिर रंगित रिवर, ये सब किसके ट्रिब्यूटरीज है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, ये सारी रिवर, ये सारी की सारी रिवर आपकी तीस्ता की ट्रिब्यूटरीज हैं। आगे बढ़ेंगे पॉक्सो एक्ट के ऊपर। इट डील्स विद द सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड ओनली बिलो द एज ऑफ 18। Act provides for recording the statement of the affected child by a women sub inspector at the children's residence or place of choice। ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सिर्फ 18 साल से नीचे की महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए ये लॉ है, पॉक्सो एक्ट है ना, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट जिसको हम बोलते हैं। और कहा जा रहा है कि अगर कोई बच्चा इससे प्रभावित है, इस एक्ट के तहत अगर पीड़ित है, उसके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है या उसने इल्जाम लगाया कि ऐसा हुआ, तो उसका स्टेटमेंट जो है वो एक महिला सब इंस्पेक्टर लेगी, है ना, और वो बच्चे के घर पे या फिर उसकी चॉइस ऑफ प्लेस पे लेगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हुआ क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पॉक्सो केसेस कैन नॉट बी क्वेश्ड साइटिंग सेटलमेंट। अभी हुआ क्या होगा कि एक आध केस वगैरह में कहा गया कि हाँ पॉक्सो में, आपने सुना होगा ना कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया, कई सारे मामलों में होता है। कोई इंसान पहले केस करता है किसी के ऊपर, फिर उन दोनों की आपस में कोर्ट के बाहर डील हो जाती है, और डील होने के बाद क्या होता है कि हमने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेट कर लिया, अब हमें कोर्ट में प्रोसीडिंग नहीं चलानी है। ऐसा ज्यादातर दोस्तों आपका सिविल मामलों में होता है, जहां पे लैंड वगैरह को, प्रॉपर्टी को लेकर के चीजें होती हैं, या फिर पेटी ऑफेंसेस जो होते हैं, चप्पल चोरी, है ना, थप्पड़ मारना, इस तरीके के काम। जो सीवियर क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, आपका मर्डर हो गया, आपका रेप हो गया, आपका किडनैपिंग हो गया, इसमें आप कैसे आउट ऑफ सेटलमेंट, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे जो आपके क्राइम्स होते हैं ना, ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं होते हैं, ये समाज के अगेंस्ट में होते हैं, सोसाइटी के अगेंस्ट में होते हैं। तभी आप देखिए कि मान लीजिए अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, फॉर एग्जाम्पल राम ने श्याम का मर्डर कर दिया, है ना, राम ने श्याम का मर्डर कर दिया, तो यहां पे केस ये नहीं होगा राम वर्सेस श्याम, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है या कहीं भी केस चल रहा है, ऐसा नहीं होगा, ये केस होगा राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया ये पूरे सरकार के अगेंस्ट में क्राइम माना जाएगा, श्याम के बदले पूरी सरकार केस लड़ेगी राम के अगेंस्ट में कि भैया तुमने हमारी सरकार रहते हुए ये क्राइम कर कैसे दिया है, तो आपकी जवाबदेही हमारे प्रति है। इसीलिए जो क्रिमिनल केसेस होते हैं ना दोस्तों, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल को इंपैक्ट नहीं करते हैं, वो एज अ सोसाइटी होल को इंपैक्ट करते हैं, इसलिए उनका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो नहीं सकता है। और पॉक्सो तो मतलब बच्चों के साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये तो एक तरीके से ग्रेवेस्ट क्राइम, अगर कोई होगा तो यही होगा, है ना। तो ऐसे मामलों को तो आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ही नहीं सकते, फिर कहते हो कि हमने केस क्वैश कर दिया, क्वैश मतलब निरस्त कर दिया, कैंसिल कर दिया कि बाहर सेटलमेंट हो गया है, ऐसा नहीं हो सकता, ये अभी कहा गया है न्यूज में। अब पॉक्सो से जुड़े हुए आप बाकी सारी बातें देख लीजिए। ये पहला कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है जो कंट्री में पास हुआ था बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज से बचाने के लिए 2012 में। ठीक है, बात समझ में आ गई है। ये 2019 में इसको अमेंड वगैरह किया गया था ताकि और स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट दी जा सके, बड़ी पनिशमेंट, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जा सके, और 2020 में पॉक्सो के रूल्स भी आए हैं। अब ये जेंडर न्यूट्रल लेजिस्लेशन है, यानी कि ये लड़का लड़की दोनों को एक तरीके से सुरक्षा देता है। एनी पर्सन लिखा हुआ है यहाँ पे जो 18 साल से नीचे का है। बच्चे की परिभाषा है कि वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, बस 18 से नीचे का हो। अब आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके इंस्टीट्यूशन में बच्चों के खिलाफ कोई क्राइम हो रहा है और आप उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो वो आपकी खाली लापरवाही नहीं मानी जाएगी, वो खुद में एक क्राइम हो गया है। कि अगर आपके प्रेमाइसेस में कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है बच्चों के खिलाफ, आपने उसको रिपोर्ट नहीं किया है, देन नॉन रिपोर्टिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ क्राइम। नो टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग अब्यूज। अब आप ये नहीं कह सकते कि जब क्राइम 1 साल पहले हुआ था तो आप क्यों रिपोर्ट करने आ रहे हो, इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, आप जब चाहो तब रिपोर्ट करने जा सकते हो। ठीक है, इवन ईयर्स आफ्टर द अब्यूज हैज अकर्ड। तुरंत करोगे तो कहीं ना कहीं सबूत इकट्ठा करने में आसानी रहती है, बट नहीं भी करोगे तो उसको कोर्ट को एडमिट करना पड़ेगा। अब विक्टिम की आइडेंटिटी भाई जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, उसकी आइडेंटिटी को बताया नहीं जाता ताकि उसकी तरीके से समाज में ऑस्ट्रिसाइजेशन या फिर बॉयकॉट, सोशल बॉयकॉट ना हो जाए। ठीक है, ये सारी बातें आपकी हैं। चलिए, अब यहाँ पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी को स्टोर करना ही अपने आप में क्राइम है, आगे भेजना और कहीं पे पहुंचाना वो तो अलग की बात है, स्टोर करना ही क्राइम है कहीं ना कहीं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। चैलेंजेस क्या है इसको लेकर के, विमेन का रिप्रेजेंटेशन कम है। पॉक्सो एक्ट क्या कहता है कि अगर किसी बच्चे के खिलाफ कोई क्राइम हुआ है पॉक्सो में,
तो महिला सब इंस्पेक्टर उसके घर पे जाकर के या उसकी चॉइस की प्लेस पे जाकर के स्टेटमेंट लेगी, लेकिन 10% ही हमारे पुलिस स्टाफ में महिलाएं हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक लूप होल है। उसके बाद लैप्सेस इन इन्वेस्टिगेशन, ऑडियो वीडियो मीन्स का यूज करने को कहा जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए कि भैया अगर आप कोई भी सबूत इकट्ठा कर रहे हो तो उसकी रिकॉर्डिंग करो, है ना, ऑडियोग्राफी वीडियोग्राफी करो, बट ऐसा नहीं किया जाता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने एग्जामिनेशन विटनेस का किया जाता है, विटनेस लेकिन बाद में पलट जाता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कोर्ट में बुलाया भी नहीं जाता है। कहने का मतलब क्या, आपने कई बार सुना होगा कि इनका स्टेटमेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा, ऐसा आपने पिक्चर वगैरह में देखा होगा, अरे कि मजिस्ट्रेट साहब आ गए, चलिए स्टेटमेंट दे दीजिए। तो मान लीजिए किसी ने स्टेटमेंट दिया मजिस्ट्रेट के सामने, अब मजिस्ट्रेट के वहां पे होने का मतलब क्या है कि वो एक सरकार का आदमी है, एक रेपुटेड आदमी है, उसके सामने अगर स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो कल को स्टेटमेंट देने वाला पलट नहीं सकता है, पलटेगा तो मजिस्ट्रेट जाकर के कोर्ट में बयान देगा कि इन्होंने हमारे सामने स्टेटमेंट दिया था, और फिर कोर्ट मजिस्ट्रेट की बात मानेगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है। अगर ऐसा ना करना हो तो मजिस्ट्रेट के सामने आप बयान दिलवा ही क्यों रहे हो, आप किसी नॉर्मल इंसान के सामने बैठा के बयान दिलवा दो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने बयान लिया जाता है और बयान देने वाला पलट जाए तो मजिस्ट्रेट को बुलाया तक नहीं जाता है कोर्ट में री एग्जामिनेशन के लिए। तो इसका फायदा क्या हुआ इस पूरी प्रक्रिया का, फिर आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जाली डॉक्यूमेंट बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो ये एज जो डिटर्मिनेशन का इशू है कि भाई 18 साल का है कि नहीं, 18 के नीचे का है कि ऊपर का है, ये डिटरमाइन कराना बड़ा मुश्किल काम है हमारे यहाँ पे। फिर चार्जेस कई बार देर में फाइल होते हैं, तो ये सारी दिक्कतें जो है कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ती हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, महिलाओं को बढ़ाइए, स्टाफ बढ़ाइए, उनको सेंसिटाइज करिए। बेसिकली आप अगर यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हो तो एक दो वर्ड आपको सीख लेना चाहिए, आपको हर जगह लिखना है सेंसिटाइज, यानी कि उनको जागरूक करिए, उनके मन में सेंसिटाइजेशन, एक सेंसिटिविटी पैदा करिए उस चीज को लेकर के कि भैया पॉक्सो के केसेस है, इनको आपको नॉर्मल केसेस की तरह नहीं देखना है, थोड़ा सेंसिटिविटी के साथ देखना है। ऐसी चीजें आप कहीं ना कहीं कह सकते हो, पॉक्सो कोर्ट वगैरह बनाएंगे, यही सारा आपका वे फॉरवर्ड है। हम लोग बेसिकली पहले भी डिस्कस कर चुके पॉक्सो के बारे में कई बार, बल्कि बीएस येदुरप्पा साहब के ऊपर केस पे चल रहा है, तो हम लोग जून में ही 2-3 बार कर चुके हैं इसको डिस्कस। खैर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में दोस्तों 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कितने स्टेटमेंट सही हैं यहाँ पे। ये ट्रीटी साइन करी थी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू जी ने और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब ने, ठीक है। यहाँ पे जो 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं उनका पानी पाकिस्तान को दिया गया है, जो 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं उनका पानी इंडिया को दिया गया है। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई अनरिजॉल्व डिस्प्यूट है इनके आपस में, तो क्या करेगा, ये आपस में सुलझा नहीं पा रहे हैं तो वर्ल्ड बैंक एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट कर देगा और वो फिर कोई ना कोई डिसीजन लेगा इनके डिस्प्यूट को लेकर के। यहाँ पे कितने स्टेटमेंट सही हैं ये आपको बताना है। अब बेसिकली हुआ क्या है कि इंडिया पाकिस्तान डेलीगेशन रीच जम्मू एंड कश्मीर टू इंस्पेक्ट पावर प्रोजेक्ट्स अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। तो इंडस वाटर और उसके ट्रिब्यूटरीज पे हमारे बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा इल्जाम लगाता रहता है कि इंडिया जो है पानी शेयर करने में पक्षपात कर रहा है वगैरह वगैरह, दुनिया भर की नौटंकी, आपको पता है नौटंकी बाज देश है एक नंबर का पाकिस्तान, ठीक है, वही वो यहाँ पे भी कर रहा है। तो अभी न्यूट्रल जो एक तरीके से एकदम अनजान लोग हैं, जो ना पाकिस्तान के फेवर में ना इंडिया के फेवर में है, वो लोग और इंडिया पाकिस्तान के लोग गए हैं यहाँ पे देखने के लिए कि जो पावर प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं वो सही से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, क्या वो इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो न्यूज हो गई, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैप देख लीजिए आप, ठीक है। ये आपकी इंडस आ रही है यहाँ से, ये देखिए ये पूरी इंडस का मैप है। फिर ये आपकी जो है झेलम आ रही है यहाँ से निकल के, ये आपकी चिनाब आ रही है हिमाचल से निकल के जम्मू कश्मीर जा रही है, फिर यहाँ आ रही है, ये सतलज आ रही है आपकी, ठीक है। और यहीं से आपकी ब्यास भी आती है, इसी जगह के आसपास है, यहाँ पे दिखाया नहीं है मैप में, यहीं से आती है आपकी, ठीक है। चलिए मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है इंडस वाटर ट्रीटी। अब ये आपकी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी, कब, डेट याद रखिएगा 19 सितंबर 1960, ठीक है। नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी इसी के आसपास होता है, सितंबर में शायद 17 या 18 को होता है, उसी के एक आध दिन आगे पीछे, ये याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। साइन किसके किसके बीच में हुई थी, पंडित नेहरू और अयूब खान जो कि प्रेसिडेंट थे, ना कि लियाकत अली खान, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने इसको ब्रोकर किया था। अच्छा, वर्ल्ड बैंक में भी आपको पता है, वर्ल्ड बैंक के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आते हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट उसका एक इंस्टीट्यूशन है जिसने इसको ब्रोकर किया था। बेसिकली अगर आप मैप देखो तो आपको जरूर समझ में आ जाएगी कि सारी की सारी रिवर्स जो पाकिस्तान में जा रही है, मेजर रिवर्स, वो सब इंडिया से ओरिजिनेट होकर जा रही हैं। अगर इंडिया बदतमीजी पे उतर आए और सारा पानी यहीं पे रोक ले, इधर डाइवर्ट कर दे, इधर डाइवर्ट कर दे, इधर डाइवर्ट कर दे, तो पाकिस्तान तो प्यासों मर जाएगा, है ना। इस वजह से इंडस वाटर ट्रीटी साइन करी गई थी कि भैया हम इसी पानी पर निर्भर हैं, ठीक है, तो इसको रोकिएगा मत कभी। तो इसको लेकर के अपना साइन वाइन हुई थी। तो वाटर शेयरिंग की बात की जाए अगर, तो यहाँ पे इंडस और उसके अलावा 5 और नदियां, टोटल 6 नदियों की बात करी गई है, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब और इंडस। वाटर शेयरिंग का एक फॉर्मूला दिया आपका, जो वाटर शेयरिंग का फॉर्मूला इस ट्रीटी में क्या बताया गया है, रिवर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है आपकी ईस्टर्न रिवर, एक है वेस्टर्न रिवर। वेस्टर्न हो गई आपकी झेलम, चिनाब और इंडस, यानी कि ये
झेलम, चेनाब और इंडस, ये देखिए तीनों आपकी इधर ही है एक साइड ही पे। और फिर ये आपका सतलज, यहीं पर रावी है आपकी, और यहीं पे आपकी क्या है, यहीं पे आपकी ब्यास है। ये आपकी ईस्टर्न रिवर हो गई, ठीक है, सतलज, ब्यास और रावी। कहा गया कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं जो पाकिस्तान के साइड में है, उनका अनरिस्ट्रिक्टेड यूज पाकिस्तान को मिलेगा। इंडिया उस पर नॉन कंजम्पटिव यूज कर सकता है उन नदियों का। और जो ईस्टर्न नदियां हैं वो इंडिया के अनरिस्ट्रिक्टेड यूज में रहेंगी, 3 नदियां, ठीक है। अब यहाँ पे जो नॉन कंजम्पटिव मींस दिया गया, यानी कि हम इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं इन 3 नदियों का पानी, हम स्टोरेज के लिए भी यूज कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन सारे पर्पस के लिए हम इन तीनों नदियों का पानी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें मेजोरिटी ऑफ द पानी पाकिस्तान को भेजना है। तो इस हिसाब से इस ट्रीटी में ये जो 6 नदियां हैं, इन 6 की 6 नदियों का टोटल 80% पानी कहा जाता है पाकिस्तान को, 20% पानी कहा जाता है इंडिया के पास रह जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक के फैक्ट्स आपको याद हो गए? ठीक है। परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया था। परमानेंट इंडस कमीशन का काम क्या है कि भैया साल में एक बार मिलते रहिए और इसको लेकर के कोई डिस्प्यूट हो रहा है, कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं तो उनको आप डील करते रहिए। ये परमानेंट इंडस कमीशन का मकसद था। राइट्स ओवर रिवर, वाइल पाकिस्तान हैव द राइट्स, तो मैंने आपको बता ही दिया कि उधर की 3 नदियां इनके पास, इधर की 3 नदियां इनके पास। बात समझ में आ गई? अब यहां पे लिखा हुआ है कि अगर डिस्प्यूट हो जाएगा तो वो कैसे सेटल होगा। अब इंडस वाटर ट्रीटी ने 3 स्टेप का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बता रखा है, ठीक है। पहला क्या है कि भैया आपस में ही कर लो, परमानेंट कमीशन के थ्रू ही कर लो, है ना, परमानेंट कमीशन के थ्रू ही कर लो, या फिर गवर्नमेंट के लेवल पे कर लो अपना रिजॉल्व। ये एक पहला मुद्दा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप वर्ल्ड बैंक के पास जाओ, वर्ल्ड बैंक एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट कर देगा, वो एक डिसीजन लेगा, वो आप लोग मान लीजिएगा। लेकिन अगर आप उससे भी नहीं मान रहे हो, आप न्यूट्रल एक्सपर्ट के डिसीजन से भी एग्री नहीं कर रहे हो, तब फिर ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएगा आपका मुकदमा, वहां पे फिर ये डिसाइड होगा, ठीक है। एक और प्रोविजन है कि कोई भी कंट्री इस ट्रीटी में से यूनिलैटरली बाहर नहीं निकल सकती है। कल को इंडिया उठ करके ये नहीं कह सकता कि ऐसा है, बहुत हो गया, अब हम बिल्कुल भी पानी पाकिस्तान को नहीं देंगे, पूरा का पूरा पानी इंडिया में आएगा, हम इस ट्रीटी को मानने से मना करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा इस ट्रीटी में लिखा हुआ है और पाकिस्तान भी काम नहीं कर सकता, बल्कि वो क्यों ही करेगा, उनकी तो जरूरत है हमारे ऊपर निर्भर एक तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे अगर आप, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया आपका, दूसरा भी गलत हो गया क्योंकि ईस्टर्न पाकिस्तान की नहीं, ईस्टर्न इंडिया की है, वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान की उसमें जा रही हैं। तीसरा आपका खाली सही है। तो कितने सही हो गए दोस्तों? ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई है? आ गई होगी, ठीक है, यहां तक की बात हो गई। अब यहाँ पे रिवर्स को देख लीजिए, ये इंडस है, कहां से निकलती है? बोकारछू से निकलती है। बोकारछू ग्लेशियर कहां पे? मानसरोवर में है। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जास्कर, अस्तोर नंगा पर्वत, चेनाब, सतलज, स्वान, ब्यास, रावी, द्रास, सुरू, झेलम, किशनगंगा, रिवर श्योक, गिलगिट, ठीक है। बहुत सारे प्रोजेक्ट इसके ऊपर चल रहे हैं, वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। झेलम कहां से निकलती है? वेरीनाग स्प्रिंग, पीर पंजल, जम्मू एंड कश्मीर में निकलती है ये, ठीक है। फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या भैया? किशनगंगा, नीलम, कुन्हार, पुंछ, ठीक है, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। चेनाब आप देख लीजिए कहां से निकलता है, रावी देख लीजिए, ब्यास देख लीजिए। पॉज करिए, पढ़िए, याद करिए यहीं के यहीं, ठीक है। कौन सी नदी कहां से निकल रही है? रावी आपकी निकल रही है रोहतांग पास के पास से, कुल्लू हिल से। ब्यास आपकी रोहतांग पास में ब्यास कुंड है, वहां से निकल रही है। चेनाब आपकी चंद्र और भागा, 2 नदियां मिलकर के आपकी चेनाब बना रही हैं, ठीक है। इनकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या उसको पढ़ लीजिए। बात समझ में आ गई है? चलिए भाई, ये आपका सतलज है, आखिरी रिवर जो है इनकी। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। With reference to surrogacy, consider the following statement. India banned surrogacy for foreign nationals in 2015. Commercial surrogacy is also banned in India with punishment of 10 years and a fine of up to 10 lakhs. Number of attempts any surrogacy procedures on a surrogate mother shall not be less than 3 times. तो यहाँ पे सरोगेसी को लेकर के पूरा स्टेटमेंट है, पूरे क्वेश्चन है आपके। आइए पहले हम यही देख लेते हैं सरोगेसी होती क्या है, फिर हम न्यूज देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सरोगेसी होता है कि जब एक महिला दूसरी महिला के बदले उसके उनके बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। किराए की कोख इसको हिंदी में हम बोलते हैं। अगर कोई एक कपल, एक विमेन कैपेबल नहीं अपने बच्चे को बर्थ देने के लिए, तो एम्ब्रियो कहां इम्प्लांट किया जाएगा? दूसरे विमेन के अंदर इम्प्लांट किया जाएगा और वो विमेन जो है उस बच्चे को जन्म देगी, वो सरोगेट मदर कहलाएगी। अब पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सरोगेसी इज द प्रैक्टिस whereby one woman bears and gives birth to a child for an intending couple. Intending couple यानी कि who have a medical indication necessitating gestational surrogacy and who intend to become parents through surrogacy. यानी कि वो कपल जिनको कुछ मेडिकल दिक्कत है और उनको माँ बाप बनने के लिए सरोगेसी का सहारा लेना पड़ेगा, वो इंटेंडिंग कपल होते हैं आपके। और जेस्टेशनल सरोगेसी वो एक प्रोसीजर होता है जिसमें सरोगेट मदर जो है इंटेंडिंग कपल के बच्चे को वाया थ्रू इम्प्लांटेशन ऑफ एन एम्ब्रो इन हर वोम्ब,
चाइल्ड इज नॉट जेनेटिकली रिलेटेड टू द सरोगेट मदर। सरोगेट मदर से बच्चा किसी भी तरीके से जेनेटिकली लिंक्ड नहीं होता है, सारे जीन्स उसके माँ बाप के ही होते हैं, बस कोख किराए की होती है। बात समझ में आ गई है? दो तरीके की होती है, अल्ट्रियूसिक होती है, यानी कि एक मतलब समाज सेवा तौर पे, यहाँ पे कोई मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं होता सरोगेट मदर के लिए, बस उसका खाली मेडिकल खर्चा उठाया जाता है पूरा, और उसका इंश्योरेंस कवर उसको दिया जाता है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान पे। कमर्शियल सरोगेसी कहाँ होती है? जहां पे महिलाएं, कुछ महिलाएं पैसा ले करके अपनी कोख किराए पे देती हैं सरोगेसी के लिए, ठीक है। इसको बैन कर दिया गया था 2015 में, कमर्शियल सरोगेसी को बैन कर दिया गया था, 10 साल तक की सजा है, 10 लाख का जुर्माना है। और फॉरेन नेशनल्स के लिए भी इंडिया में सरोगेसी को बैन कर दिया गया था। अब खाली अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी अलाउड है, वो भी कैसे? आप अपने किसी रिश्तेदार से ही ये फेवर ले सकते हो, किसी भी अनजान इंसान से नहीं ले सकते हो बेसिकली, ठीक है, क्योंकि इसका मिसयूज बहुत हो रहा था। मतलब बहुत सारे फॉरेन नेशनल्स आते थे क्योंकि सस्ता पड़ता था इंडिया में, जो लोग पेरेंट्स नहीं बन पा रहे होते थे वो इंडिया में आकर के यहाँ पे औरतों का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उनको एक तरीके से सरोगेट मदर बनवाते थे। कई बार पैसा मिला, कई बार नहीं मिला। बहुत सारी विमेंस की ट्रैफिकिंग करके उनको जानबूझ के इस धंधे में जबरदस्ती ढकेला जा रहा था कि आप चलिए, आप सरोगेट बनिए, जबकि वो नहीं बनना चाहती थी। तो ये सारी चीजें हैं आपकी, ठीक है। अच्छा, जो सरोगेट मदर बनेगी भी उसका खुद का एक बच्चा पहले से होना भी चाहिए, है ना, ताकि मान लीजिए अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाए, आगे वो मां बनने लायक ना बचे, तो कम से कम उसका खुद का नुकसान ना हो। तो बहुत अब स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया हमारे यहाँ पे सरोगेसी को लेकर के, लेकिन मैं एक बार आपको प्रैक्टिकल बात बता दूं, ब्लैक मार्केट इसका उतना ही बड़ा है, ठीक है, उतना ही बड़ा है आपका। अच्छा, अभी हम न्यूज पे आएंगे, पहले हम सरोगेसी को पूरा देख लेते हैं। इसको लेकर के लॉस क्या क्या है इंडिया में? आपका सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट है 2021 का, फिर आपका असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट है 2021 का, ये भी आपका, ये सारा काम किसी पर्टिकुलर क्लिनिक में होता है ना, उसको हम बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्लिनिक्स या फिर बैंक्स, ART क्लिनिक्स एंड बैंक्स। तो उनको रेगुलेट करने के लिए लाया गया है आपका। बात समझ में आ गई है आपका? अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सरोगेट मदर है, अगर वो बच्चे को गिराना चाहती है, अबॉर्ट करना चाहती है, तो वो MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जो 1971 का है, जिसमें कुछ प्रोविजंस है कि अगर 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी है तो आप एक डॉक्टर की सलाह पे अबॉर्ट कर सकते हो, 20 से 24 हफ्ते की है तो 2 डॉक्टर की जरूरत है, 24 से ऊपर है तो फिर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, मतलब बहुत सारे उसमें टिपिकल सर्कमस्टेंसेस हैं, क्राइटेरियाज हैं एबॉर्शन को लेकर के। ऐसा नहीं कि जब कभी मना है उठा करके चले गए मुंह करा लिया एबॉर्शन, ऐसा नहीं करा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। परमिशन वगैरह आपको उस एक्ट के तहत मतलब काम करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। फिर यहाँ पे रूल्स वगैरह है 2022 वगैरह को लेकर के, तो ये सारी चीजें हैं आपकी। अच्छा, यहाँ पे एक दो बातें और इंपॉर्टेंट है कि भैया जो सरोगेट मदर है वो मैक्सिमम 3 बार जो है ट्राई कर सकती है। अगर वो 3 बार में बने चाहे ना बने, इससे मतलब नहीं है। अगर किसी एक महिला ने 3 बार सरोगेट होने का ट्राई कर लिया है, उसके बाद वो पर्टिकुलर महिला सरोगेसी ट्राई नहीं कर सकती है, ठीक है। अच्छा, अभी तक क्या रूल्स थे? अभी तक ये रूल थे कि एक गैमीट जो है वो आपके डोनर, मतलब वो होना चाहिए आपके पेरेंट्स का, इंटेंडिंग कपल का होना चाहिए एटलीस्ट 1 गैमीट। गैमीट मतलब कि जो आपके सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, या फिर बेसिकली जो आपके एक तरीके से जिनको यूज करके एम्ब्रियो बनाया जाता है, तो उसमें से एक आपका एटलीस्ट इंटेंडिंग कपल का होना चाहिए। लेकिन एक बीमारी होती है, पर्टिकुलरली एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं आपका MRKH डिसऑर्डर, ठीक है, सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि इसमें डोनर एग भी यूज कर सकते हैं। अगर मतलब ये किसी के सिंड्रोम है तो उसका खुद का एग उतना फर्टाइल नहीं होता, तो उसमें डोनर एग भी यूज कर सकते हैं। ये सारे यहाँ पे रूल्स आए थे। इसके एक बार आप दोस्तों रीडिंग कर लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई इसमें खास बात नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सरोगेट मदर बनने के लिए, कपल के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सब प्रिलिम्स स्पेसिफिक बातें आपको पढ़ के याद रखना है। जैसे कि जो मैरिड महिला है उसका खुद का बच्चा है, 25 से 35 साल एज है, वही बन सकती है सरोगेट मदर। नो विमेन शैल एक्ट एज अ सरोगेट मदर मोर देन वंस इन हर लाइफ टाइम। मतलब वो 3 बार ट्राई कर सकती है सरोगेट होने के लिए, लेकिन अगर सरोगेट बन गई है तो दोबारा वो ट्राई भी नहीं कर सकती है, यानी कि बन वो एक ही बार सकती है, 3 में से एक ही बार, ठीक है। और उसके पास एक मेडिकल फिटनेस का, साइकोलॉजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि भैया ये बच्चे को कैरी करने के लिए मेडिकली और साइकोलॉजिकली दोनों तरीके से फिट है। इंटेंडिंग कपल में वाइफ की एज 25 से 50 साल, हस्बैंड की 26 से 55 साल होनी चाहिए। उनका कोई भी लिविंग चाइल्ड नहीं होना चाहिए। अब चाहे वो बच्चा उनका खुद का हो, बायोलॉजिकली हो, अडॉप्ट किया हुआ हो, सरोगेट हो, किसी भी तरीके का उनके पास एक भी बच्चा नहीं होना चाहिए। अगर लेकिन है और वो मेंटली फिट नहीं है या फिर किसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित है, तब मान लिया जाएगा कि हाँ चलो आप एक और बच्चा सरोगेसी के थ्रू अवेल कर सकते हो, ठीक है। और एसेंशियल सर्टिफिकेट वही, मतलब कि उनको ही पता होना चाहिए, ये उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया हाँ वो खुद माँ बाप बनने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है, उनके अंदर कोई डिसऑर्डर है, तो उनको इस चीज का सारा लेना ही लेना है, ये सर्टिफिकेट की जरूरत है। उसके अलावा जो सरोगेट मदर है उसको 36 महीने का इंश्योरेंस देना पड़ेगा इनको, मतलब 9 महीने की प्रेगनेंसी वाला, उसके बाद भी जो है टोटल मिलाकर के 36 महीने का इंश्योरेंस कवर देना पड़ेगा, ताकि आगे भी कोई भी दिक्कत हो तो उसको सपोर्ट मिल सके।
तो ये सारी दोस्तों यहाँ पे बातें हैं। अब ये सब न्यूज में आया क्यों? इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, सरोगेसी के रूल्स में कोई भी फिलहाल में बदलाव नहीं हुआ है जिस वजह से न्यूज में आया हो कल परसों में। हुआ क्या है, मैटरनिटी लीव को लेकर के बदलाव हुआ है। आपको पता है कि जब किसी भी महिला को बच्चा होने वाला होता है तो उसको अपनी जॉब से मैटरनिटी लीव का प्रोविजन होता है, ठीक है। तो अभी तक क्या था कि सरोगेसी के थ्रू अगर आपके बच्चा हो रहा है तो वहां पे मैटरनिटी लीव का प्रावधान नहीं था अभी तक का, बट वो अब कर दिया गया है। अमेंडेड रूल्स टू अलाउ विमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात हो रही है यहाँ पे, टू टेक 180 डेज ऑफ मैटरनिटी लीव इन केस दे हैव चिल्ड्रन थ्रू सरोगेसी। भैया 180 दिन का 6 महीने की छुट्टी वो सरोगेसी के थ्रू भी अगर मदर बन रही तो भी ले सकती हैं, ठीक है। कमिश्निंग मदर, द इंटेंडिंग मदर ऑफ द चाइल्ड बॉर्न थ्रू सरोगेसी चाइल्ड के लीव द कमिश्निंग फादर पैटर्निटी लीव ऑफ 15 डेज। मतलब जो कमिश्निंग मतलब एक तरीके से फादर है वो उसको भी 15 दिन की छुट्टी मिलेगी आपका। इन केस ऑफ सरोगेसी द सरोगेट एज वेल एज द कमिश्निंग मदर with less than 2 surviving children may be granted maternity leave of 180 days in case either or both of them are permanent government employees या फिर servants। बेसिकली बात क्या की जा रही है, पहली बात तो सरोगेसी का फायदा उठाने के लिए आपका मतलब अगर आपके 2 से कम लिविंग बच्चे हैं और तब आप सरोगेसी करवा रहे हो या कोई महिला सरोगेसी कर रही है और दोनों ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो दोनों को 180 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। कुल मिलाकर के सरोगेसी में पिता को 15 दिन की, महिला को 180 दिन की छुट्टी, ये प्रावधान रखा गया है। अभी तक ये नहीं था, यही सब यहाँ पे बार बार घुमा फिरा के लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई है आपके? ठीक है। टोटल जो हमारे गवर्नमेंट के रूल्स हैं उस हिसाब से गवर्नमेंट सर्वेंट जो है 730 दिन की छुट्टी अपने पूरे सर्विस टाइम पे ले सकता है, जो पैटर्निटी को लेकर के होती हैं, ठीक है, बच्चों की देखभाल को लेकर के होती हैं। 730 दिन की छुट्टी पूरे नौकरी के अपने काल में ले सकता है, यानी कि अगर देखा जाए तो लगभग 2 साल की छुट्टी लगभग वो ले सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका न्यूज आइटम था, आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन देखेंगे अगर तो ये बैंड है, सही है, ये भी आपका सही है, ये आपका गलत है। लेस देन 3 टाइम्स नहीं, मतलब लिखा हुआ है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ एनी सरोगेसी प्रोसीजर ऑन सरोगेट मदर शैल नॉट बी लेस देन 3 टाइम्स, तो शैल नॉट बी मोर देन 3 टाइम्स होगा यहाँ पे, है ना। तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। आई होप चीजें क्लियर है, आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा किसी भी तरीके का, ठीक है। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं, फिर कह रहा हूं, अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हो बिल्कुल फोकस के साथ, उसके बाद पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसको 1 से 2 बार पढ़ लेते हो, याद कर लेते हो, रट के खा के चबा डालते हो बिल्कुल, तो आपको कहीं से भी करंट अफेयर करने की जरूरत नहीं, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। चलिए, अब हुआ क्या है कि आईबी और एनएचआरसी कि जो एक तरीके से लोग हैं उनको एक्सटेंशन मिला है। ये आपके तपन कुमार डेका हैं जो कि डायरेक्टर है आईबी के, इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। और ये भरत लाल हैं जो कि आपके एनएचआरसी के चीफ सेक्रेटरी जनरल थे, इनको भी 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। तो दोनों के नाम आप ध्यान रखिए वनडे एग्जाम के हिसाब से। आईबी क्या है? आईबी इंडिया की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है, जो भारत के अंदर जो भी इंटेलिजेंस का काम होता है उसको संभालती है। 1951 में हिम्मत सिंह जी कमेटी, जिसको हम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर कमेटी बोलते हैं, उसने ये काम दिया आईबी को कि भैया आपको बॉर्डर से जुड़ी हुई भी जो है इंटेलिजेंस वगैरह आपको ही संभालनी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और आगे लोगों को पास ऑन करते हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो पाए, ठीक है। जो इंडियन डिप्लोमेट्स होते हैं, जो जजेस होते हैं, जो शपथ लेते हैं, इन सबकी सेफ्टी क्लियरेंस यही लोग संभालते हैं, मतलब उन सबका एक पहले बैकग्राउंड चेक होता है, वो आईबी ही करता है बेसिकली, ठीक है। इनके पास पावर है कि किसी का भी ये फोन वगैरह टैप कर सकते हैं बिना किसी वारंट के, ठीक है। ज्यादातर इसमें आईपीएस और आईआरएस होते हैं। आज तक जितने भी लोग डायरेक्टर बने हैं वो सब के सब आईबी के डायरेक्टर आईपीएस ही बने हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर हम एनएचआरसी के बारे में देखेंगे। ये आपका जो भी आपके राइट्स वगैरह होते हैं उनकी सुरक्षा, अगर उनका हनन हो रहा है, बेसिक ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है, तो उसको लेकर के ये लोग आपका काम करते हैं एनएचआरसी वाले। इनकी स्थापना कब हुई थी एनएचआरसी की? 12 अक्टूबर 1993 को। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट जो कि 1993 का है, उसके अंडर में इसको स्टैब्लिश किया गया था। बाद में कई बार अमेंड किया गया 2006 2019 में, जैसे कि पेरिस प्रिंसिपल आपके ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन से जुड़े हुए हैं, और उन्हीं पेरिस प्रिंसिपल्स की कंफर्मिटी में एनएचआरसी को बनाया गया था। कई बार क्वेश्चन यूपीएससी टाइप एग्जाम में ऐसा भी आ जाता है कि पेरिस प्रिंसिपल्स रिसेंटली इन न्यूज आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, तो वो ह्यूमन राइट से जुड़े हुए हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे जो कमीशन है इसमें एक चेयरपर्सन होगा, 5 फुल टाइम मेंबर होंगे और 7 डीम्ड मेंबर्स होंगे, ठीक है। एक चेयरपर्सन, 5 फुल टाइम मेंबर, 7 डीम्ड मेंबर्स, यानी कि 7 5 12 1 13। चेयरमैन जो होगा वो फॉर्मर चीफ जस्टिस होना चाहिए इंडिया का, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। इससे नीचे बात ही नहीं होगी भाई। अगर आपको एनएचआरसी के चेयरमैन बनना है तो या तो आप इंडिया के फॉर्मर चीफ जस्टिस हो या फिर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो। इतने में से आप कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आप नहीं बन पाओगे।
चेयरमैन एंड मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 6 मेंबर कमेटी। अब ये जो चेयरमैन और ये जो मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं, कौन अपॉइंट करता है? ये हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया करती हैं। किसकी रिकमेंडेशन पे? अपने मन से नहीं कर सकती हैं। 6 लोगों की कमेटी बनेगी उनके रिकमेंडेशन पे। उस कमेटी में कौन 6 लोग होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे, लोकसभा के स्पीकर होंगे, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन जो दोनों हाउसेज में है, लोकसभा में राज्यसभा में, वो लोग होंगे, हो गए 5। और छठे आपके होगा यूनियन होम मिनिस्टर। यानी कि यहाँ पे लगभग लगभग 1 2 3 4 लोग 6 में से क्या है? सरकार के पाले के हैं, और 2 लोग आपके अपोजिशन के पाले के हैं। ये लोग मिलकर के एनएचआरसी के चेयरमैन वगैरह अपॉइंट करते हैं। टर्म क्या होता है? 3 साल तक ये अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे, या 70 साल के हो जाए, जो पहले हो जाएगा ये निकल लेंगे पहली फुर्सत में वहां से। रोल्स वगैरह क्या है भैया? वही आपके पावर वगैरह की, भैया इनके पास सिविल कोर्ट की पावर है जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान। और ये जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आपके तरीके से ऑफिसर्स हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उनको यूटिलाइज करके इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर के। ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर इनको इन्वेस्टिगेट करना होता है। कैन इन्वेस्टिगेट मैटर्स विद इन 1 ईयर ऑफ देयर अकरेंस। ये नहीं कि एक कोई इवेंट हुआ है उसके 4 साल बाद लोग इन्वेस्टिगेशन खोल लें उसके ऊपर, नहीं। जो इवेंट हुआ है उसी 1 साल के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर करनी है। ठीक है, चलिए, इनके जो आपके फंक्शंस होते हैं वो रिकमेंडरी होते हैं, यानी कि ये जो भी एक्शंस लेते हैं, जो भी डिसीजंस लेते हैं, वो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन के तौर पे दे सकते हैं, बाइंडिंग नहीं होते इनके डिसीजन किसी भी तरीके से। ठीक है, वो गवर्नमेंट के ऊपर है, माने या ना माने। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई है। छोटी सी न्यूज एक और है आपकी, श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दे दिया गया है। आपका वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल है, जो कि आपका एक एनजीओ के तौर पे काम करता है, दुनिया भर के आर्टिसंस वगैरह को प्रमोट करने के लिए, क्राफ्ट हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए उसने श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टाइटल दिया है। इस समय 14 ईरानियन सिटीज है जिनको क्राफ्ट सिटी के तौर पर रखा गया है, और अब इंडिया में भी चौथी सिटी हो गई है श्रीनगर, जिसको क्राफ्ट सिटी बनाया गया है। पहली 3 दोस्तों कौन सी है? जयपुर, मल्लापुरम और मैसूर। याद रखिएगा बिल्कुल अच्छे से, कौन कौन सी? जयपुर, मल्लापुरम और मैसूर। इनके बाद चौथी बनी है श्रीनगर। ये 4 ही वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज हैं इंडिया में। ठीक है, बात समझ में आ गई। और यूएन यूनेस्को वगैरह टाइटल नहीं देता है, ये टाइटल कौन देता है? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, WCC। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जयशंकर साहब कहाँ गए दोस्तों? यूएई गए हैं डिस्कस करने के लिए कि भैया जो गाजा में वॉर चल रही है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे किसको विजिट किया है? BAPS हिंदू मंदिर जो बना था अबू धाबी में, जिसको अभी 2024 के फरवरी में नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। ठीक है, उसी मंदिर में उन्होंने विजिट किया है। यूएई के बारे में आपको क्या जानना है? आप मैप देख लीजिए। पहली बात तो वनडे एग्जाम के हिसाब से, यूपीएससी के हिसाब से भी ये आपका यूएई है पूरा। ठीक है, ये पूरा आपका यूएई है। बगल में इधर आपके ओमान है, ये आपका 2 तरफ सऊदी अरेबिया है, एक तरफ ओमान है और एक तरफ आपका समंदर है। ये रहा आपका अबू धाबी, ये रहा आपका शाहजहां, ये रहा आपका दुबई, ये रहा आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो कि ओमान और ईरान के बीच में है। सामने ईरान पड़ता है, इधर आपका छोटा सा कतर है, कतर की कैपिटल दोहा है, ईरान की कैपिटल तेहरान है, इधर आप जाओगे तो कुवैत पड़ेगा कहीं ना कहीं। ये इतनी बातें आपने ध्यान रख ली। ये पाम आइलैंड्स वगैरह हैं, सब आपको ध्यान रखना अच्छे से। प्राइम प्रेसिडेंट यहाँ पे कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयन। ठीक है, जिनको MBZ के नाम से भी जानते हैं, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयन। ये आपके अबू धाबी जो वो है आपका अबू धाबी, उसके एक तरीके से रूलर है, राजा हैं, और पूरे यूएई के क्या हो गए? ये प्रेसिडेंट है फिलहाल के लिए। और मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, ये कौन है? ये प्राइम मिनिस्टर हैं दुबई के, सॉरी ये आपके यूएई के प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये आपके एक तरीके से वाइस प्रेसिडेंट, इनको आप बोल लीजिए यूएई का, इनको आप डिफेंस मिनिस्टर बोल लीजिए यूएई का, इनको प्राइम मिनिस्टर बोल लीजिए। मतलब वहां पे प्राइम मिनिस्टर इस समय, और आपके वाइस प्रेसिडेंट और डिफेंस मिनिस्टर तीनों एक ही आदमी, जिनको हम बोलते हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। और ये साथ ही साथ दुबई के रूलर भी हैं। ठीक है, दुबई के भी रूलर हैं ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यूएपीए के बारे में। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। सेक्शन 13 ये पावर देता है ना। सेक्शन 13 ऑफ यूएपीए प्रोवाइड्स क्राइटेरिया फॉर डेजिग्नेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एज इलीगल। जस्ट अ सेकंड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इलीगल बनाने की पावर सेक्शन 13 में दी गई है। ठीक है, यूएपीए किसी के ऊपर भी अप्लाई होगा जो इंडिया या इंडिया के बाहर क्राइम करता है। 2019 में आईबी को पावर दे दी गई थी कि किसी इंडिविजुअल को या टेररिस्ट को किसी इंडिविजुअल को टेररिस्ट के तौर पर डेजिग्नेट कर दें। इंटेलिजेंस ब्यूरो को पावर 2019 के अमेंडमेंट के थ्रू दी गई। कितने स्टेटमेंट चाहिए ये आपको बताना है। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि यूएपी का जो ट्रिब्यूनल है उसने कंफर्म किया है सरकार के द्वारा गया लगाया हुआ बैन कश्मीरी सेपरेटिस्ट ग्रुप के ऊपर। ठीक है, मुस्लिम लीग जम्मू एंड कश्मीर मसरत अलाम फैक्शन, इसको जो है सरकार ने, सेंटर ने यूएपी के अंडर में
आपका क्या डिक्लेयर कर दिया था, इसको बैन लगा दिया था इसके ऊपर, एंटी नेशनल और सेशनिस्ट एक्टिविटीज की वजह से, कि भैया देश से अलगाव बढ़ाना चाह रहे हैं ये। अब इसी बैन को कंफर्म कर दिया यूएपीए ट्रिब्यूनल ने। ये पावर है, मतलब इस एक्ट में दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई बैन लगाती है तो उसको एक बार वो बैन आपका यूएपीए उसके पास जाएगा, ट्रिब्यूनल के पास, वो चाहे तो कंफर्म करे चाहे तो मना कर दे। मना कर देगा तो वो बैन हट जाएगा, लेकिन कंफर्म कर दिया तो वो बैन एज इट इज लगा रहेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो अलाउ करता ही करता है। अब यूएपीए के बारे में देख लीजिए भैया, जाहिर सी बात है, आपका जो भी 1967 में एक्ट आया था और जो भी लोग इंडिया के एक तरीके से दुश्मन हैं, उनके इंडिया के लिए एक तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देते हैं, टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं इंडिया में, ये इंडिया में रहते हुए भी ये सब काम करते हैं, तो उनके ऊपर ये यूएपीए वगैरह अप्लाई होता है। ठीक है, इट लेज डाउन द डेफिनेशन एंड रूल्स फॉर डिजिग्नेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एज द अनलॉफुल एसोसिएशन इफ इट इज एंगेज्ड इन सर्टेन टाइप ऑफ एक्टिविटीज। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो कि इंडिया के लिए सही नहीं है, तो उस इंस्टीट्यूशन को कैसे इलीगल डिक्लेयर करना है ना, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये सब बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको ऑलरेडी जून में ही 2 बार पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको याद है और अगर आपने वीडियोस देखे हैं सारे, तो आपको देखने को मिलेगा, पुरानी पीपीटीज को आप जाके देख सकते हैं कि हम लोग 2 बार इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा आपका एक बेस है यूएपीए का। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि इस एक्ट के अंडर में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाएगा कब? जब वो टेररिज्म के एक्ट को करेगा, टेररिज्म करने की तैयारी करेगा, आतंकवाद की तैयारी करेगा, आतंकवाद को बढ़ावा देगा, या और किसी तरीके से आतंकवाद में आपका संलिप्त होगा, तब उसको ये टैग दे दिया जाएगा कि भैया ये एक आपका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। 2019 का जो एक्ट है उसने होम मिनिस्ट्री को पावर दी है दोस्तों, ना कि आईबी को। आईबी के पास पावर नहीं कि किसी इंडिविजुअल को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दे, ये पावर सिर्फ और सिर्फ होम मिनिस्ट्री के पास है। ठीक है, ये सबके ऊपर अप्लाई होगा, चाहे वो इंडिया में क्राइम करें चाहे वो इंडिया के बाहर क्राइम करें। बात यहां तक समझ में आ गई है? चलिए, The UAPA punishes anyone who takes part in the unlawful activities or who assist in committing such unlawful activities. If you carry out any unlawful activity, you can be punished with imprisonment of up to 7 years and a fine. ठीक है, 7 साल तक की सजा और फाइन मिल सकता है। टेररिस्ट एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो, ये सारा काम अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए है। टेररिज्म के लिए क्या है? डेथ पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, फाइन है। ठीक है, मतलब और बाकी जो और छोटे मोटे टेररिस्ट एक्टिविटीज है उनके लिए 5 साल से लेकर के उम्र कैद के बीच में जो आपको सजा सूटेबल लगेगी वो आपको दे दी जाएगी। अब यूएपीए के फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स है भाई? जाहिर सी बात है, जो लोग भारत की सेफ्टी के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, उनको एक तरीके से कंट्रोल में रखने का बढ़िया तरीका है। ठीक है, इसी की वजह से हम बहुत सारे मसूद अजहर, हाफिज सईद टाइप लोगों को एक तरीके से वो डिक्लेयर कर पाए हैं, टेररिस्ट डिक्लेयर कर पाए हैं, और लश्कर तैयबा जैसे संगठनों को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर पाए हैं। अब ऐसा करने से हमको फायदा क्या हुआ कि जो भी इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह थी इंडिया में लीगल उनको बैन करने का, उनको कॉन्फिस्केट करने का, उनको एक तरीके से अपने पास कब्जा करने का अधिकार सरकार के पास आ गया। ठीक है, चलिए, उसके बाद ये आपका जो भारत के लिए थ्रेट हो सकता है आने वाले समय में, उसके लिए भैया ये अच्छा काम करेगा। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं, आप खुद से भी एक बार देख सकते हो, कोई खास बात नहीं है। क्रिटिसिज्म क्या है कि भैया इसमें अरेस्ट बहुत लोग होते हैं बट कन्विक्ट कहीं नहीं होता है, कोई नहीं होता है। आज तक खाली 2% लोगों को सजा मिली है यूएपीए में जिनको अरेस्ट किया गया था, जैसे गौर चक्रवर्ती जो 7 साल जेल में रहे और बाद में उनको हर एक अपने चार्ज से बरी कर दिया गया, तो वो 7 साल तो उनके लौट के नहीं आएंगे। आपने इतना स्ट्रिक्ट कानून बनाया, उसके तहत किसी को भी जेल में डाल दिया, वो 7 साल तक बिना किसी फर्दर क्राइम के अपना जो है जेल में पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा टेररिज्म की डेफिनेशन काफी वेग है और काफी ब्रॉड है, उसमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है इसको लेकर के कुछ क्लैरिटी नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये सारी बातें आप खुद से पढ़ लीजिएगा एक बार। मेन मुद्दा यहाँ पे यूएपीए ट्रिब्यूनल का, मैंने जो आपको बताया कि सेंटर ने अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल डिक्लेयर किया है तो वो मुद्दा ट्रिब्यूनल के पास 30 दिन के अंदर पहुंचना चाहिए कि भैया केंद्र सरकार ने इस पर्टिकुलर संस्था को अनलॉफुल डिक्लेयर किया है। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल क्या करेगा, जो है एक तरीके से बातें सुनेगा अपना कि भैया क्या सही है क्या नहीं है, अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेट वगैरह करेगा, और फिर बाय नोटिस इन राइटिंग अ शो कॉज विद इन 30 days व्हाई इट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड अनलॉफुल। फिर भैया उस इंस्टीट्यूशन को टाइम देगा जिसको अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया है, उसको 30 दिन का टाइम दिया जाएगा कि भैया आप ये बताइए हमको रिटर्न में कि आपको हम अनलॉफुल डिक्लेयर क्यों ना करें। ठीक है, और उसके बाद इंक्वायरी वगैरह होगी और 6 महीने के अंदर अंदर मैटर डिसाइड करना होगा। बात समझ में आ गई? किसी सेंटर ने, मतलब होम मिनिस्ट्री ने किसी को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है 30 दिन के अंदर अंदर जो है उसको बताना होगा ट्रिब्यूनल को। जब ट्रिब्यूनल के पास मुद्दा जाएगा, ट्रिब्यूनल को 30 दिन के अंदर ये बताना पड़ेगा उस पर्टिकुलर इंसान को कि भैया आपको क्यों डिक्लेयर ना किया जाए, हमको क्यों डिक्लेयर ना किया जाए अनलॉफुल। और उसके बाद जब ये जवाब उसका आ जाएगा, उसके बाद 6 महीने में कार्रवाई खत्म करनी होगी आपकी, टोटल इन्वेस्टिगेशन वगैरह।
ठीक है। रेगुलेशन ऑफ ओन प्रोसीजर, अच्छा यहाँ पे देखिए ये ट्रिब्यूनल जो है इसमें आपका एक पर्सन होगा जो कि हाई कोर्ट का जज होगा। मतलब आप सोच के देखिए कितने ही इंस्टीट्यूशन रोज बैन किए जाते होंगे, जो बहुत बड़ा हमको जुडिशरी चाहिए। लिमिटेड लोग ही बैन किए जाते हैं, लिमिटेड संस्थाएं बैन की जाती, तो एक आदमी बहुत भैया हाई कोर्ट का जज जो रह चुका है। ठीक है। फिर उसके अलावा जो भी खर्चा वगैरह होगा इस ट्रिब्यूनल को चलाने के लिए, वो आपका कहाँ से आएगा, वो आपका आएगा केंद्र सरकार के पास से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा। ठीक है। कैसे इसको क्या कार्रवाई करनी, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, अपने हिसाब से खुद डिसाइड करेगा। कोई मतलब सीपीसी वगैरह या सीआरपीसी वगैरह इसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। ठीक है। बाकी सबूत सबूत मंगा सकता है पार्टी से, उनका सम्मन दे सकता है, उनको नोटिस दे सकता है, उनसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है। ट्रिब्यूनल में सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। बात क्लियर हो गई। चलिए अब क्वेश्चन पे चलेंगे अपने। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, पहला स्टेटमेंट सेक्शन 13 ऑफ द यूएपीए। अब देखिए क्या सेक्शन 13 में यहाँ पे दिया हुआ है, कहीं पे आपको सेक्शन 13 दिखाई पड़ रहा है ना, क्या कहीं पे दिखाई पड़ रहा है बताइए, यहाँ पे कहीं पे भी दिखाई पड़ रहा सेक्शन 13 की, भैया सेक्शन 13 में ये क्राइटेरिया दिया गया है ना। अब खुद से पढ़ोगे तब दिखाई पड़ेगा, बात ये है मेन। ठीक है। चलिए कोई नहीं, ये आपका होमवर्क है, आप खुद से पढ़ के इसको ढूंढेंगे, इसमें से लिखा है, इसी में हिंट दे रहा हूं मैं आपको, इसी में कहीं पे है। ठीक है। फिर यूएपी अप्लाइज टू एनीवन हु कमिट्स द यूएपी क्राइम इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ये भी इसी में मैंने बोला भी है, लेकिन फिर भी आपका होमवर्क है। आईबी को पावर दी गई है डेजिग्नेट करने की लोगों को एज अ टेररिस्ट, तो ये भी आपका होमवर्क है, पूरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है। बताना है तीनों में से कौन से स्टेटमेंट सही है आपके। ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे अपने हम। पुष्पक रिसेंटली इन न्यूज रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, एक रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चर है, एंटी ड्रोन मिसाइल है, अ टाइप ऑफ ड्रोन है, या इंडिया की एक नई सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये आपको बताना है यहाँ पे बेसिकली। तो आपका जो पुष्पक है ये आपका इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। आपको पता है कि हम लोग अभी क्या करते हैं, हम लोग सैटेलाइट को जब लेके जाते हैं वेरियस रॉकेट्स में, उससे क्या होता है, बहुत सारा खर्चा होता है। एक सैटेलाइट एक रॉकेट से लॉन्च हुई, वो रॉकेट वेस्ट हो गया। ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे इसके नुकसान है। पहली बात तो पैसा बहुत खर्चा होता है कंट्रीज का, उसके अलावा रिसोर्सेज लगते हैं उस रॉकेट को बनाने के लिए, वो रिसोर्सेज हमें दोबारा से यूज करने पड़ेंगे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अगेंस्ट में है। फिर बहुत सारे स्पेस डेब्री यानी कि अंतरिक्ष का कूड़ा इकट्ठा होता है इन सब चीजों की वजह से। इकोनॉमिक बेनिफिट तो मानिए है ही है, जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक बेनिफिट है इसका, अगर हम कोई ऐसा व्हीकल बना ले जो कि रीयूजेबल है और उससे हम बार बार रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं या फिर सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, तो बहुत सारी और भी कंट्रीज हमारे पास आएंगे अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए। कई सारी कंट्रीज सैटेलाइट बनाने में सक्षम है बट अपना रॉकेट बनाने में सक्षम नहीं है, तो वो भी हमारे पास आएंगी, तो हमारी एक जियोपॉलिटिकल पोजीशन स्ट्रेंथन होगी काफी ज्यादा कहीं ना कहीं। अब फिर इससे जो पैसा बचेगा है ना, अलग अलग रॉकेट न बना करके उसको हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा सकते हैं, ताकि हम और कुछ प्रोग्रेस कर सकें, या और किसी जनता की भलाई की स्कीम में लगा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो उससे। ठीक है। अब अगर रीयूजेबल व्हीकल आपका अच्छे से बन गया और अच्छे से यूज हो गया, तो कल को क्या होगा, जो स्पेस में सैटेलाइट्स आपकी ऑलरेडी हैं उनको भी वापस ला करके हम दोबारा से मेंटेन करके फिर भेज सकते हैं वापस ले जा करके, है ना। ये सारा काम भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक क्या है, अंतरिक्ष में जाती चीजें वहां से वापस नहीं आती हैं, बट अगर ये व्हीकल जा करके वापस आ रहा है तो भैया ला भी सकते हैं वहां से फिर सैटेलाइट को, ताकि हम दोबारा से उसको मेंटेन करके थोड़ा सा उसको ग्रूम करके वापस से भेज दें। ठीक है। चलिए, तो ये पूरा मुद्दा है आपका। तो ये आपका विंग्ड व्हीकल है जो कि आपका एक तरीके से अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस आ सकता है, इसके बारे में सारी बातें लिखी हुई हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है, कुछ भी इसमें खतरनाक नहीं है। बेसिकली आपको एक दो टर्म ध्यान रखना है, जैसे कि लो लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो, आपका यूपीएससी पूछेगा तो लिख देगा हाई लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो होता है। ये होता क्या है, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई आपको फिजिक्स में मास्टरी नहीं करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे लो लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो है, इस वजह से बेनिफिशियल है ये। अगर हाई लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो होता तो ये कहीं ना कहीं ये दिक्कत में रहता, मतलब पुष्पक जो आपका है। ठीक है। तो ये सारी बात है, अब इसको एक बार रीड आउट कर लेंगे, कोई खास बात इसमें नहीं दिखेगी। अब ये एक छोटा सा आपका एडिटोरियल आया था कल वाले पेपर में, 24 जून वाले में, लिमिट एंड एक्सेस क्रीमी लेयर शुड बी केप्ट आउट बट द सीलिंग ऑन कोटा इज आर्टिफिशियल। अब ये पूरा आपका आर्टिकल जरूरी नहीं है, बट इसमें कुछ एक बातें लिखी हुई हैं, है ना, कुछ एक बातें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहली बात तो यहाँ पे लिखी हुई है कि एडिकेट रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता कि हमें प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन देना है। ये जो 65% अभी रिजर्वेशन दिया गया था बिहार में, है ना, 50% से बढ़ा करके 65 कर दिया गया था, इसको अभी पटना के हाईकोर्ट ने क्या किया है, स्ट्रक डाउन कर दिया कि भैया ये आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि 50% की जो सीलिंग लिमिट हमने दे रखी है उसको पार करता है ना। तो अब इसी को लेकर के ये पूरा न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है कि एडिकेट रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है भाई, आपका संविधान कहता है कि हर एक वर्ग का एडिकेट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि एक तरीके से जो एक होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन वो हो। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि जो जितनी आबादी में उसका उतना ही रिप्रेजेंटेशन हो, जैसे अगर समाज में अगर 50% एससी हैं तो 50% हर जगह पे एससी ही हो,
ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ इतना भी नहीं कि 2% हो। एडवोकेट आपका जो है एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, बट एडवोकेट का मतलब प्रोपोर्शनेट नहीं होता बिल्कुल भी कहीं से भी, ये पटना हाईकोर्ट ने बोला है इस बात में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो पटना हाईकोर्ट है उसने एक तरफ से ये बैन लगा दिया कि भैया 50% के क्राइटेरिया को क्रॉस कर आपका रिजर्वेशन ये नहीं हो सकता है, जबकि इंदिरा साहनी केस में जिसमें 50% की सीलिंग लगाई गई है दोस्तों, है ना, इंदिरा साहनी केस में जिसमें 50% की सीलिंग लगाई गई है, उसमें ही बोला गया था, है ना, उसमें ही बोला गया कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टेंसेज हैं, कोई लोग अगर बहुत ही ज्योग्राफिकली रिमोट कंडीशंस पे रह रहे हैं और उनको जरूरत है और ज्यादा बेहतर ट्रीटमेंट की, तो आप उनको 50% के ऊपर भी जाकर के रिजर्वेशन दे सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे कोर्ट का मानना है कि आपने रिजर्वेशन देने से पहले बहुत थॉरो स्टडी नहीं करी है, आप ये बताने में असफल रहे हो कि हाँ कौन से पीपल हैं जो बहुत रिमोट है जिनको रिजर्वेशन बढ़ाने की जरूरत है या और एक्स्ट्रा देने की जरूरत है। आपने पॉलिटिकली एक तरफ से डिसीजन ले लिया है बस, ऐसा पटना हाईकोर्ट ने कहा है, इसी वजह से इसको क्वैश कर दिया गया है। यानी कि जो 50% की सीलिंग है वो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, उसका भी एक्सेप्शन है, लेकिन उस एक्सेप्शन के लिए आपको प्रॉपरली डेटा एक तरीके से रखना पड़ेगा अपने पास। तो ये आपका एक छोटा सा आर्टिकल था जिसको मैंने 2-3 बातें बताने के लिए यहाँ पे इंक्लूड किया था। अब यहाँ पे स्पीकर को लेकर के कुछ बातें लिखी हुई है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, जितना येलो से हाईलाइटेड है ना। पहली बात तो आर्टिकल 94 क्या कहता है कि एक जो है आपका स्पीकर का पद कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है, कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। इसी वजह से जैसे ही आपके चुनाव संपन्न होंगे तो पुराना वाला स्पीकर एकदम से पद नहीं छोड़ देगा, वो थोड़ा टाइम लेकर के छोड़ेगा, और जैसे वो छोड़ेगा प्रेसिडेंट किसी भी एक नए चुने हुए एमपीज में से किसी भी एक को, जो कि ज्यादातर केसेस में सबसे सीनियर मोस्ट आपका एमपी होता है, उसको उठा करके क्या बना दे, प्रोटेम स्पीकर बना दे, है ना। प्रोटेम का लिटरल मीनिंग ही होता है आपका क्या, लिटरल मीनिंग होता है उसका आपका टेम्परेरी, और वो सिर्फ तब तक ही बनाया जाता है जब तक कि वो नया स्पीकर चुन नहीं लिया जाता है। अभी प्रोटेम स्पीकर वगैरह फ्लोटेस वगैरह करवाएगा, सबको शपथ दिलवाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो स्पीकर है ना, जो स्पीकर है वो आपके स्पीकर जो है उनके इलेक्शन को लेकर के प्रेसिडेंट डेट डिसाइड करेगा, है ना। यानी कि स्पीकर का इलेक्शन किस डेट को होना है, भैया प्रोटेम स्पीकर ने शपथ दिलवा दी, है ना, उसका काम खत्म हो गया। अब स्पीकर का इलेक्शन होना है, किस दिन होना है ये कौन बताएगा, ये प्रेसिडेंट बताएंगे या प्रेसिडेंट बताएंगी, ठीक है। स्पीकर का चुनाव हो गया, फिर डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना होगा, डिप्टी स्पीकर का चुनाव किस दिन होना है ये आपका स्पीकर बताएगा, ना कि प्रेसिडेंट। बात समझ में आ गई आपको यहाँ पे। Article 93 of the Constitution states that the Lok Sabha shall choose 2 members to be its speaker and deputy speaker. The election of the speaker is held on a date fixed by the president. All the speaker in independent India have been elected unopposed. बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आज तक जितने भी लोग इंडिया में स्पीकर बने हैं वो अनअपोज्ड ही चुने गए, उनका अनअपोज्ड इलेक्शन हुआ, यानी कि कोई अपोजिशन में उनके था ही नहीं स्पीकर बनने के लिए। यानी कि जो रूलिंग पार्टी आई उसने अपने मन के हिसाब से जिसको मन हुआ उसको स्पीकर बनाया है। 1991 से एक प्रथा चली थी कि जो आपका डिप्टी स्पीकर होगा वो आपका अपोजिशन पार्टी का होगा, और ये 1991 से लेकर के आपका जो आपकी 16वीं लोकसभा थी, है ना, 16वीं लोकसभा तक ये मामला चला भी है। 16वीं यानी कि जो 14 से 19 वाली थी, लेकिन जब 19 से 24 वाला जो टाइम पीरियड आया इसमें किसी को भी डिप्टी स्पीकर बनाया ही नहीं गया, ना रूलिंग ना अपोजिशन, बनाया ही नहीं गया किसी को डिप्टी स्पीकर। तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही खराब था एक तरीके से देखा जाए। अब उम्मीद है कि आने वाले समय में हमें डिप्टी स्पीकर भी देखने को मिलेगा दोस्तों। यहां तक की बात आपको क्लियर है, यहां तक की आपको बात क्लियर है तो आपको बता दूं कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो मेंबर्स को सस्पेंड करने का अधिकार भी उसके पास होता है 5 दिन के लिए, अगर वो ग्रेव डिसऑर्डर, यहाँ पे मतलब जो पीले से हाईलाइटेड है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्रीलिम्स स्पेसिफिक, वही सब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। 5 दिन के लिए अगर कोई ग्रेव डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा है, हाउस के अंदर हैवॉक क्रिएट कर रहा है, तो उसको लोकसभा स्पीकर क्या करेगा, सस्पेंड कर सकता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में जनरली ये होता है कि जो आपके स्पीकर, जब कोई एक इंसान चुन लिया जाता है तो तुरंत ही अपनी पॉलिटिकल पार्टी से इस्तीफा दे देता है और न्यूट्रल होकर के अपनी प्रोसीडिंग चलवाता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है कि किसी चुने हुए स्पीकर ने वो जिस पॉलिटिकल पार्टी से आया वहां से इस्तीफा दे दिया हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। बात समझ में आ गई है, इंडिया में आज तक। और जब ब्रिटेन में वो स्पीकर दोबारा चुनाव लड़ने जाते हैं तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव नहीं लड़ता है, वो अपने आप को चुनाव में ऐसा रिप्रेजेंट करता है, स्पीकर सीकिंग री इलेक्शन, ठीक है। मैं एक स्पीकर हूं अपनी हाउस ऑफ कॉमन्स का जो दोबारा से इलेक्ट होकर के जाना चाहता है, स्पीकर बनना चाहता है, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ता है बेसिकली, ठीक है। इंडिया में क्या है, इंडिया में जो 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर के वो यहाँ के स्पीकर्स को अलाउ करता है कि भैया अगर आप को जो है अपनी वो एक तरीके से छोड़नी है पार्टी स्पीकर बनने के बाद तो आप छोड़ दीजिए, आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। लेकिन आज तक ऐसा किया किसी ने भी नहीं है। और बाकी इस डिप्टी स्पीकर वाली बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इतनी सारी बातें जो है आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, किसके बारे में, स्पीकर के बारे में।
फिर आपका एक छोटी सी न्यूज और है, मेथनॉल कैसे बनती है ना, इसको हम लेके बहुत कुछ डिस्कस भी कर चुके हैं। तमिलनाडु में जो हूज ट्रेजेडी हुई है बेसिकली, अब यहाँ पे लिखा हुआ कि हाउ इज मेथनॉल प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड एज अ लिक्कर। तो यहाँ पे एथेनॉल जो है वो एक लीगल लिक्कर है जो कंजम्पशन के लिए यूज की जाती है और इसको बायोलॉजिकली प्रोड्यूस किया जाता है, जबकि जो मेथनॉल है वो आपका पॉइजन मानी जाती है और उसको प्रोड्यूस किया जाता है हमारे कोल वगैरह से, है ना। जो हमारे फ्यूल्स होते हैं जैसे कि कोल, उनसे मेथनॉल को प्रोड्यूस किया जाता है। जो मोलेसेस होते हैं यानी कि जो गन्ना बनाने के बाद जो शुगर बनाने के बाद उसका जो पल्प बच जाता है, उसको यूज करके हम क्या करते हैं, एथेनॉल बनाते हैं। एथेनॉल यूज करके हम क्या बनाते हैं, स्पिरिट बनाते हैं। उसी स्पिरिट को हम डिस्टिल करके क्या बनाते हैं, शराब बनाते हैं, एथेनॉल बनाते हैं। वही शराब जो है बिकती है, फॉरेन की विस्की, इंडिया की विस्की इस तरीके से जो है बिकती है कहीं ना कहीं। लेकिन जो एथेनॉल प्रोडक्शन के टाइम पे ही जब हम डिस्टिलरी में एथेनॉल बना रहे होते हैं, मेथनॉल ही प्रोड्यूस हो रहा होता है, लेकिन उसको लगातार निकाला जाता रहता है क्योंकि वो जहर होता है एक तरीके से। तो बहुत ही कंट्रोल्ड मैन्युफैक्चरिंग होती है एथेनॉल की कि थोड़ा भी मेथनॉल ना चला जाए उसमें और उसको अलग कर दिया जाता है। ठीक है। मेथनॉल इज प्रोड्यूस फ्रॉम कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स while ethanol can be made edible, methanol is poison। एथेनॉल को तो हम खाने लायक बना सकते हैं, बट मेथनॉल तो क्या होता है, वो पॉइजन होता है। छोटे से छोटा जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है मेथनॉल का, वो आपके तरीके से फैटल हो सकता है। लेकिन मेथनॉल का यूज भी कई जगहों पर होता है, जैसे कि आपका पेंट वगैरह में है, वहां पे यूज होता भी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये आपका पॉइजन एक्ट 1919 का, जिसको हम लोग कभी और कवर करेंगे, इसका भी यहाँ पे रोल आता है, मेथनॉल को इसके अंडर में कवर किया गया है। ये आपके वर्ड ऑफ द डे है, कल का वर्ड ऑफ द डे, आज का वर्ड ऑफ द डे। डिफिडेंट, डिफिडेंट का मतलब क्या होता है, शोइंग मॉडेस्ट रिजर्व, लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। यूसेज किया, शी स्टूड इन द डोरवे डिफिडेंट, डिफिडेंट एंड अबैज्ड। अब यहाँ पे डिफिडेंट का मतलब यहाँ पे देखिए शाय और टिमिड दिया हुआ है कि अरे हमने गलती कर दी, ऐसा लग रहा है एकदम बिल्कुल कंधे ढीले करके, कंधे छोड़ करके कोई इंसान खड़ा हुआ है, उसको देख के लग रहा है कि डरा सहमा सा हुआ है, कोई गलती करके आया है अपनी, तो उसको हम बोलेंगे डिफिडेंट। ठीक है, डिफिडेंट, उसका डिफिडेंट बॉडी लैंग्वेज थी। ठीक है। फिर दूसरा वर्ड क्या, सुपरसीड। सुपरसीड तो मुझे लगता है आप में बहुत लोगों को पता भी होगा, जब कोई किसी और की पोजीशन ले ले, उसके ऊपर निकल जाए, उसको हम सुपरसीड बोल देंगे। रिप्लेस, सुपरवीन, सप्लांट। दिस एडिशन सुपरसीड्स द प्रीवियस वन, मतलब ये वाला जो एडिशन था हिंदू का है, ये पिछले एडिशन से ज्यादा बेहतर है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन एक तरीके से यूसेज हो जाएगा सुपरसीड का। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ की ऑप्टिंग कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।